गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसीज के दौरान कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। तो प्रेगनेंसी में कौन कौन से इसके बारे में आज पूरी तरह से बात करेंगे। उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग गर्भावस्था की सामान्य असमानताएं कौन कौन सी है। कॉमन एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी सबसे पहले हम देखेंगे। कॉमन एबनॉर्मलिटीज इन प्रेगनेंसी के सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग, तो उसके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण गर्भावस्था में होने वाली असमानता हो सकती है, जो निम्न प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण गर्भावस्था के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी असमानता हो सकती है। कौन वो जो निम्न प्रकार की कौन कौन सी हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम। क्या है हाइपर एमिसिस ग्रेविडरम है। हाइपर एमिसिस ग्रेविडरम जिसे कहते हैं गर्भावस्था के प्रथम त्रिमाही में वमन होना सामान्य घटना, इसे इमेसिस ग्रेविडरम कहा जाता है। परंतु ये घटना लंबे समय तक बनी रहती है, अर्थात गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक लगातार उल्टियाँ होती है, तो इस स्थिति को हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम कहलाती है। इससे महिला के शारीरिक भार में 5% तक की कमी हो सकती है। देखो हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम किसे कहते हैं कि गर्भावस्था की जो पहला त्रिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके दौरान जो वॉमिटिंग होती है, सामान्य वॉमिटिंग नॉर्मल जो वॉमिटिंग होती है, उसको तो क्या बोलते हैं इमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं। क्या बोलते हैं नॉर्मल जो वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं इमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं। ठीक है, लेकिन यही इमेसिस ग्रेविडरम रेगुलर चल रहा है और बहुत ज़्यादा कंडीशन में हो रहा है, लंबे समय तक चल रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम कहा जाता है। ठीक है, इससे महिला के शारीरिक भार में कितनी कमी होती है 5% कमी हो जाती है। कितनी हो जाती है 5% कमी हो जाती है उसके शारीरिक भार के अंदर। आया समझ में। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम किसे कहते हैं कि गर्भावस्था के प्रथम त्रिमाही के अंदर जो वॉमिटिंग होती है नॉर्मल वॉमिटिंग की घटना होती है, उसको क्या बोलते हैं इमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं। और ये यही वॉमिटिंग की घटना लंबे समय तक बन जाए, लंबे समय तक बन जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हो जाती है वॉमिटिंग की, तो उसको क्या बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम बोलते हैं। जिससे क्या होता है फीमेल का जो होता है शारीरिक भार में कितना परसेंट कमी आती है 5% भार में कमी आ जाती है। शारीरिक भार के अंदर कितनी कमी आ जाती है 5% कमी आ जाती है। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकता है हॉर्मोन्स के प्रभाव के कारण हो सकता है। सबसे ज्यादा हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है हॉर्मोन्स के प्रभाव के कारण भी देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है देखेंगे कौन से हार्मोन के कारण। गर्भावस्था के प्रारंभिक त्रिमाही के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में एससीजी हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तथा जिससे पाचन तंत्र की गतिविधि अनियमित हो जाती है और उल्टियां होने लगती है, वॉमिटिंग हो जाती है। क्या होता है देखो कि जो गर्भावस्था की जो त्रिमाही होती है, गर्भावस्था की जो प्रथम त्रिमाही होती है, उसके दौरान क्या होता है एससीजी हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उनका स्तर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, किसी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान एससीजी हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का जो स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है जो पाचन तंत्र की जो गतिविधियाँ होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो गतिविधियाँ होती है, वो क्या होती है अनियमित हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाती है उसकी वजह से फीमेल को क्या होने लग जाती है वॉमिटिंग होने लग जाती है, उल्टियाँ होने लग जाती है। उसको क्या बोलते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं। तो इसके अलावा मानसिक प्रभाव के कारण भी होती है। तो मानसिक प्रभाव क्या है कि एससीजी में परिवर्तन से महिला को अत्यधिक तनाव का अनुभव होता है, जिससे वॉमिटिंग होती है। ठीक है, मानसिक प्रभाव में क्या होता है एससीजी ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन में हार्मोन जो है में परिवर्तन होगा, तो इससे क्या होगा महिला के अंदर अत्यधिक तनाव बना रहेगा। अत्यधिक तनाव का अनुभव होता है, जिससे क्या होने लगती है वॉमिटिंग होने लगती है। अत्यधिक तनाव बनेगा उसकी वजह से क्या हो जाती है वॉमिटिंग होने लगती है। यानी कि एससीजी जो हार्मोन होता है उसके अंदर किसी प्रकार का चेंजेस होता है महिला के अंदर, एससीजी हार्मोन के चेंजेस होता है महिला के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है फीमेल के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस देखने को मिलता है, और इस स्ट्रेस की वजह से फीमेल को क्या होने लगती है वॉमिटिंग होने लगती है। तो यानी कि हाइपरमेसिस ग्रेविडरम दो कारणों से हो सकता है, एक तो हार्मोन के कारण से हो सकता है और मानसिक प्रभाव के कारण से हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों ही किसी कारण से हो रहे हैं, मानसिक प्रभाव भी हो रहा है वो एससीजी हार्मोन के कारण ही चेंज हो रहा है, और जो नॉर्मल वॉमिटिंग हो रही है फीमेल के अंदर वो भी किसकी वजह से हो रही है हार्मोन की वजह से। कौन कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है एससीजी हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो कार्य क्षमता है वो अनियमित हो जाती है, उसकी वजह से क्या होती है हाइपरमेसिस ग्रेविडरम होता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सामान्यतः लक्षण गर्भावती के 4 से 6 सप्ताह में प्रकट होते हैं, जिनकी 8 से 12 सप्ताह के दौरान अंतिम दर हो जाती है। ठीक है, ये जो सिम्टम्स है, ये जो
सिम्टम्स देखने को मिलता है। कब कब देखने को मिलता है? 4 से 6 सप्ताह के अंदर स्टार्ट होते हैं ये सिम्टम्स देखने को, और 8 से 12 सप्ताह के दौरान क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब क्या क्या देखने को मिलता है, मूत्र विसर्जन में कमी, ओलिगोयूरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और एपिगेस्ट्रिक पेन होने लग जाता है फीमेल को। आया समझ में क्लियर? इनकी वजह से क्या होता है, इन सभी की वजह से क्या होने लग जाता है, हाइपरमेसिस ग्रेविडा होने लग जाता है। ठीक है, साइन क्या क्या देखने को मिलते हैं? जीभ का कॉर्टेड हो जाना, जीभ जो होती है कॉर्टेड हो जाती है, आंखों का अंदर की ओर धस जाना, दुर्गंध युक्त श्वसन आना, नाड़ी दर का सामान्य से अधिक हो जाना, ज्वर की उपस्थिति और जॉन्डिस के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं? जीभ जो होती है वो कॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, आंखें जो होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है। ठीक है, दुर्गंध युक्त श्वसन आती है, श्वसन में जो सांस लेते हैं उसके अंदर क्या होता है, गंदगी की स्मेल आती है। ठीक है, नाड़ी दर जो होती है सामान्य से अधिक हो जाती है, पल्स रेट होती है सामान्य से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ज्वर की उपस्थिति यानी फीवर उपस्थित रहता है और जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, जॉन्डिस के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, जॉन्डिस का मतलब पीलिया के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। ठीक है, हाई हाइपर इमेसिस ग्रेविडर्म के शरीर पर प्रभाव क्या क्या होते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडर्म के शरीर में बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं फीमेल में। कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? सबसे पहले देखेंगे तंत्रिका प्रभाव। अत्यधिक उल्टी होने से गर्भवती महिला का तंत्रिका तंत्र निम्न प्रकार से प्रभावित होता है। किस प्रकार से प्रभावित होता है देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अत्यधिक मात्रा में यदि वॉमिटिंग होगी तो उसका तंत्रिका तंत्र बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अमाशय म्यूकोसा, अमाशय जो होता है उसके अंदर उसका जो क्या बोलते हैं आपका अमाशय जो होता है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, आपके स्टोमक जिसे कहते हैं अमाशय। ठीक है, उसके अंदर क्या होने लग जाता है, छाले पड़ जाते हैं। क्रास नलिका जो होती है, वो जो खाने की जो नली होती है आपकी इसोफेगस, उसमें क्या होता है, वो रप्चर्ड हो जाती है। ठीक है, पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं और दृष्टि असामान्य हो जाती है। दृष्टि क्या जब लग जाती है, असामान्य दिखाई देने लगता है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप लोग, इस रोग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित परीक्षण करेंगे। आप इस रोग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, निम्नलिखित परीक्षण करेंगे। कौन कौन से परीक्षण करेंगे? यूरिन एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूत्र जो यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व चेक करेंगे। उसमें एसीटोन की उपस्थिति अनुपस्थिति का पता लगाएंगे। ठीक है, एसीटोन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाएंगे किसके द्वारा, हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आयनिक संतुलन चेक करेंगे। आयनिक संतुलन में हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरेनेमिक, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोसिस, इनका चेक करेंगे। इसके अलावा यकृत क्रिया विधि का परीक्षण करेंगे, क्योंकि जो वॉमिटिंग्स वगैरह होती है इसके अंदर पूरा डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट काम करते हैं, उनमें किसी प्रकार की डाइजेस्ट सिस्टम की किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए सभी तरह की चीजें चेक करेंगे। यकृत की क्रिया विधि में चेक करेंगे, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन चेक करेंगे, सीरम अमाइलेज चेक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या देखने को देखेंगे, ईसीजी देखेंगे। ईसीजी द्वारा क्या करेंगे, हम लोग हाइपोकैलेमिया का पता लगाएंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र में कोई परिवर्तन हो रहा था उसका चेक करेंगे। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म की उपस्थिति तो नहीं है इसमें, एज में क्या होता है, इसके इस टाइम के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की उपस्थिति जो स्थिति वो उत्पन्न हो जाती है, तो उसके बारे में चेक करेंगे। थायराइड जो थायराइड का टेस्ट वगैरह करेंगे, T3 TSH वगैरह, T3 T4 TSH वगैरह चेक कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हाइड्रोटिफोर मोल का पता लगाएंगे, ताकि इनसे पता पड़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, पता पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है, हाइपरमेसिस ग्रेविडम का कारण पता पड़ जाएगा, ज़्यादा हाइपरमेसिस ग्रेविडम को पता पड़ जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट में करेंगे हम लोग उल्टियों का नियंत्रण करेंगे, शारीरिक निर्जलीकरण की स्थिति का प्रबंधन करेंगे, क्योंकि जब वॉमिटिंग होगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी, तो बॉडी की जो शारीरिक निर्जलीकरण हो रहा है उसका प्रबंधन करेंगे। शारीरिक आयनिक संतुलन प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे, शरीर के अंदर जो आयन्स है उनका जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे। प्रारंभिक जटिलताओं की रोकथाम करेंगे, प्राइमरी जो जटिलताएं होती है उनकी रोकथाम करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, गर्भावस्था के दौरान थोड़े थोड़े अंतराल पर दिए जाना चाहिए। क्या करना है, गर्भावस्था के दौरान जो भोजन है वो थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर देंगे। कैसे देंगे, कम वसा वाला होना चाहिए, उच्च कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसके अंदर विटामिन बी समूह मिला होना चाहिए, और फॉलिक अम्ल भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। औषधि द्वारा उपचार भी करेंगे। औषधि द्वारा उपचार के अंदर हम लोग बहुत सारे ड्रग देंगे, इसमें एंटीस्टामिन ड्रग देंगे। एंटीस्टामिन ड्रग के अंदर हम लोग क्या क्या देंगे, डॉक्सीमाइल, डॉक्सिलामिन देंगे। ठीक है, डोपामिन वगैरह, उसके अलावा क्या उनसे देंगे, डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग भी देंगे। ठीक है, एक तो एंटीस्टामिन ड्रग देंगे। एंटीस्टामिन ड्रग के अंदर एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही, किसी एलर्जी से वगैरह तो नहीं हो रही इसकी वजह से जो ड्रग, उसके अंदर डॉक्सीमाइलिन वगैरह देंगे। ठीक है, उसके अलावा डोपामिन एंटागोनिस्ट भी देंगे। डोपामिन एंटागोनिस्ट के अंदर कौन सी देंगे, फिनोथाइजिन्स देंगे, मेटाक्लोरोप्रोमाइड देंगे, सीरोटोनिन H3 देंगे। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग भी करेंगे। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे। उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, नर्स को जो होगा मानसिक सहारा प्रदान करेंगे। गर्भवती महिला के इनटेक आउटपुट का चेक करेंगे। ठीक है, गर्भवती महिला के दांत मसूड़ और मुख की स्वच्छता की देखभाल करेंगे। ठीक है, गर्भवती महिला की नाड़ी दर, रक्तचाप
ठीक है, तापमान, श्वसन की दर प्रत्येक घंटे में अवलोकित करते जाएंगे, प्रत्येक घंटे के अंदर क्या करने लगेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और रोगी के शारीरिक भार का क्या करेंगे, नियमन करेंगे। आया समझ में, नर्सिंग करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। इसके अलावा देखेंगे हम लोग हेमरेज, हेमरेज भी देखने को मिलता है। एक तो हमने देखा हाइपरमेसिस ग्रेविटम देखने को मिलता है, और एक क्या देखने को मिलता है, हेमरेज देखने को मिलता है गर्भावस्था के दौरान। तो हेमरेज क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान रक्त स्त्राव का होना, इस रोग की उत्पत्ति को, यानी कि गर्भावस्था के दौरान रक्त स्त्राव का होना, क्या कहलाता है, हेमरेज कहलाता है। तो हेमरेज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, हाइडेंटिफ्रॉम मोल के कारण भी हो सकता है, हाइडेंटिफ्रॉम मोल के कारण भी क्या हो सकता है, क्या होने लग जा सकता है, हेमरेज हो सकता है। योनि में किसी प्रकार का संक्रमण होगा तो भी हेमरेज हो सकता है, सर्वाइकल संक्रमण की वजह से भी हेमरेज हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। और उदरीय पीड़ा, मिसकैरेज हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान होने वाले रक्तस्राव का मुख्य कारण अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, उदरीय पीड़ा की वजह से भी क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, जिसमें कोई मिसकैरेज वगैरह तो नहीं होगा। मिसकैरेज होगा तो क्या हो जाएगा, उदरीय पीड़ा वगैरह होने लग जाएगी। और उदरीय पीड़ा में जो रक्तस्राव होता है वो अबॉर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कारण, रक्तस्राव हो रहा है इसका मतलब अबॉर्शन हुआ है। ठीक है, भ्रूण संबंधित कारण भी हो सकता है, कोई भ्रूण संबंधित कारण की वजह से भी हेमरेज हो सकता है। ठीक है, भ्रूण का विकास अनियंत्रित होने की वजह से भी क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। और अपरागसही इम्प्लांटेशन नहीं होने की वजह से भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। मैटरनल कॉजेज के अंदर कौन सी, मैटरनल कॉजेज के कारण भी कौन कौन से मैटरनल, टॉर्च, यदि मदर जो है टॉर्च संक्रमण से, टॉर्च जो इन्फेक्शन से ग्रसित है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। अपरा में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया तो भी क्या हो सकता है, हेमरेज देखने को मिलेगा। रासायनिक परिवर्तन हो गया तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको हेमरेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर की वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है आप लोगों को, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर की वजह से भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, हेमरेज देखने को मिल सकता है। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम लोग अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन किसे कहते हैं, कि अबॉर्शन, सबसे पहले हम लोग अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे। तो अबॉर्शन की पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन में देखेंगे WHO के अनुसार गर्भावस्था के 22 सप्ताह पूर्ण होने से पहले निषेचित भ्रूण का भार 500 ग्राम से कम होने की स्थिति में एक्सपल्शन होना अबॉर्शन कहलाता है। यानी WHO के अकॉर्डिंग गर्भावस्था के 22 सप्ताह पूर्ण होने से पहले, यानी 22 सप्ताह पहले पूर्ण नहीं, उससे पहले ही क्या होगा, निषेचित जो भ्रूण है, अंदर जो इम्प्लांट हुआ भ्रूण है, वो 500 ग्राम का ही, और वो 500 ग्राम का बच्चा है, वो भ्रूण है, वो क्या हो जाए, एक्सपल्शन हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका अबॉर्शन कहलाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के 22 सप्ताह पहले जो आपका निषेचित भ्रूण है, निषेचित भ्रूण, वो उसका क्या हो जाना, 500 ग्राम कम होने की स्थिति में, 500 ग्राम निषेचित भ्रूण जो है जिसका भार 500 ग्राम से कम है, और वो क्या हो जाता है, एक्सपल्शन हो जाता है उसका, वो क्या कहलाता है, आपका अबॉर्शन कहलाता है। किसी कारणवश एक्सपल्शन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। आया समझ में। अबॉर्शन किसी प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अबॉर्शन थ्रेटेड अबॉर्शन कहते हैं जिसे, वह अवस्था जिसमें अबॉर्शन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है परंतु ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचती जहाँ पर अबॉर्शन होने से टाला ना जा सके। थ्रेटेंड अबॉर्शन ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है कि अबॉर्शन ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि उसको क्या किया जा सके, आसानी, ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचता है कि उसको आसानी से रोका ना जा सके। इस अबॉर्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी को आगे बनाया के रखा भी जा सकता है। तो वो कौन सा अबॉर्शन कहलाता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन कहलाता है। लक्षण देखेंगे, योनि से रक्तस्राव दिखाई देता है। रक्तस्राव सामान्यतः पीड़ा रहित होता है, लेकिन कभी कभी पीठ में दर्द भी होता है। रक्तस्राव जो होता है सामान्यतः क्या होता है, पीड़ा रहित होता है, पीड़ा नहीं होती, लेकिन क्या होता है, कभी कभी पीठ में दर्द भी होता है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेसिकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, और डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या देखेंगे, रूटीन इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। रूटीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर CBC वगैरह कराएंगे, हीमोग्लोबिन, ABO, TH, RH वगैरह सब करा लेंगे उसका। ठीक है, एंटी गामा, एंटी ग्लोबुलिन वगैरह का परीक्षण भी कराएंगे। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह भी कराएंगे इसके अंदर, रूटीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो नॉर्मल जनरली पूरी जो प्रेगनेंसी के दौरान कराई जाती है वो कराएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम प्रदान करने के लिए बोलेंगे। ड्रग का उपयोग करेंगे, ड्रग के अंदर उसको सिडेटिव वगैरह, एनाल्जेसिक वगैरह, पीड़ा नाशक औषधियाँ वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसको। ठीक है, रोगी को शारीरिक गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश करेंगे, सलाह देंगे भाई आपको क्या करनी है, शारीरिक गतिविधि नहीं करनी ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, उसके अलावा सेकंड अबॉर्शन कौन सा होता है, इनविटेबल अबॉर्शन। एक तो अपन ने पढ़ा थ्रेटेंड अबॉर्शन, अब पढ़ेंगे हम लोग इनविटेबल अबॉर्शन। अब ऐसी गर्भावस्था के दौरान ऐसे परिवर्तन जिसके दौरान भ्रूण इस अवस्था में आ जाता है कि अबॉर्शन को रोक पाना असंभव है। अब इसमें ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि जो आपका अबॉर्शन है उसको रोक पाना असंभव है, यानी कि अबॉर्शन इस लेवल तक पहुंच चुका होता है कि उसको आप रोक नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, इनविटेबल अबॉर्शन कहलाता है। ऐसे इतने परिवर्तन हो जाते हैं कि अब अबॉर्शन को रोका नहीं जा सकता, तो वो कौन सा अबॉर्शन कहलाता है, इनविटेबल अबॉर्शन कहलाता है।
इनविटेबल अबॉर्शन के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? योनि से अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्त्राव होगा, ठीक है। उधर के जो निचले वाला भाग है उसके अंदर बहुत तेज कॉलिक पेन होगा, बहुत पेनिक वाला पेन होगा। अत्यधिक रक्तस्राव से रोगी की शारीरिक शक्ति जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी। शक्ति जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो अत्यधिक रक्तस्राव होगा तो जो उसकी बॉडी के अंदर जितना ही ब्लड होगा वो सब लॉस हो जाएगा। ब्लड लॉस होगा तो बॉडी के अंदर आयनिक असंतुलन हो जाएगा। आयनों का जो असंतुलन हो जाएगा, आयनों का असंतुलन होगा तो क्या होगा? शारीरिक जो शक्तियां हैं वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। ताकत नहीं रहेगी फीमेल के अंदर। गर्भाशय के आंतरिक परत में इंटरनल ओस को क्या किया जा सकता है? महसूस कर किया जाने लग जाएगा साइन एंड सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। जो इंटरनल ओएस है उसको क्या किया जा सकता है? इंटरनल ओएस है उसको क्या किया जा सकता है? इंटरनल ओएस को भी आसानी से क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग इसके अंदर? इस तरह का अबॉर्शन हुआ है तो आपको क्या मैनेजमेंट करेंगे आप लोग? मैनेजमेंट में देखेंगे यूनिस होने वाले रक्तस्राव के नियंत्रण में मिथार्जिन का उपयोग करेंगे। रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? मिथार्जिन देकर के रक्तस्राव को क्या करेंगे? कम करेंगे। मिथार्जिन ड्रग्स आती है उसका, ड्रग का यूज़ करेंगे, 2 mg मिथार्जिन देंगे, ठीक है। रक्तस्राव के कारण होने वाली शॉक की स्थिति के प्रबंधन में इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे। यानी रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके कारण क्या हो सकता है? शॉक की कंडीशन हो सकती है फीमेल को। उससे प्रिवेंट करने के लिए फीमेल को क्या करेंगे? इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे, आईवी फ्लूइड देना स्टार्ट करेंगे। शारीरिक रक्त की कमी की पूर्ति है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो चुकी है तो क्या करना है आपको? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना। अबॉर्शन की प्रक्रिया को असेप्टिक टेक्निक द्वारा पूर्ण किया जा सकता है जिसके लिए डायलेटेशन और इवोक्यूशन विधि का उपयोग करेंगे। अब अबॉर्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करनी है, आपको अबॉर्शन करना ही है। अब लास्ट में बच रहा है कि भैया नहीं अबॉर्शन करना पड़ेगा तो आपको असेप्टिक टेक्निक द्वारा D&E के द्वारा क्या करना है? D&E एंड DNC विधि के द्वारा क्या कर देना? अबॉर्शन की प्रक्रिया को खत्म कर देना, यानी प्रेगनेंसी को बिल्कुल ही खत्म कर देना। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अबॉर्शन इस लेवल तक पहुंचे, अब नहीं रोका जा सकता तो फिर आपको अबॉर्शन करना ही पड़ेगा। अब D&C विधि के द्वारा क्या कर दो? बिल्कुल क्लीनिंग कर दो, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान 12 सप्ताह पूर्ण होने के बाद अबॉर्शन के लिए ऑक्सीटोसिन ड्रिप का उपयोग नॉर्मल सलाइन की 500 ml मात्रा के साथ दिया जाता है। 40 से 60 ड्रॉप्स पर मिनट की दर से इसे गर्भाशय में रिमूव करने हेतु ओवम फोर्सेप का उपयोग किया जाता है। अब गर्भावस्था के 12 सप्ताह पूर्ण होने के बाद में अबॉर्शन के लिए ऑक्सीटोसिन की ड्रिप देंगे आप। ऑक्सीटोसिन की ड्रिप किसमें देंगे? नॉर्मल सलाइन की 500 ml की बोतल है उसके अंदर ड्रिप ऑक्सीटोसिन डाल देंगे, एक 1 एम्पुल, उसके अंदर कितना? 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट देंगे। इससे क्या कर सकते हैं आप लोग? गर्भाशय के अंदर से जितना भी जो पार्ट है भ्रूण का उसको क्या किया जा सके? आराम से एक्सपल्शन करें और उसके बाद में ओवन फोर्सेप के द्वारा उसको ओवन फोर्सेप का उपयोग करके क्या करना है? सभी चीज़ों को क्या करना? बाहर निकाल देना है, ठीक है। उदरीय हिस्टेक्टोमी द्वारा यूट्रस का इवैक्यूएशन किया जाता है और उदरीय हिस्टेक्टोमी के द्वारा क्या कर सकते हो आप लोग? यूट्रस का इवैक्यूएशन भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मैनेजमेंट ये है। ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही तो ये करना पड़ेगा। कंप्लीट अबॉर्शन, इस प्रकार के अबॉर्शन में निषेचन उत्पाद एक्सपल्शन या मास के रूप में बिल्कुल कंप्लीटली बाहर आ जाता है, वो क्या कहलाता है? कंप्लीट अबॉर्शन कहलाता है। इस प्रकार के अबॉर्शन में क्या होता है? निषेचित जो उत्पाद है, जो अंदर जो आपके कंसेप्शन जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है? बिल्कुल पूरी तौर से एक्सपल्ट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, वो क्या कहलाता है? कंप्लीट अबॉर्शन कहलाता है। साइन एंड सिम्टम्स के देखने रोनी से होने वाला रक्तस्राव कम हो जाता है, उदरीय पीड़िया घट जाती है, आंतरिक परीक्षण में गर्भाशय का आकार गर्भकाल की अवधि से कम हो जाता है, एक्सपेल्ड मास फ्लैशी प्रकार का हो जाता है, ठीक है। प्रबंधन क्या करेंगे आप लोग? गर्भाशय क्यूरिटेज का उपयोग असेप्टिक विधि का उपयोग करके प्रबंधन करना है, ठीक है। आगे समझ में। एक इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। इस प्रकार के अबॉर्शन में क्या होता है? निषेचन प्रोडक्ट जो कंसेप्शन जो प्रोडक्ट है कुछ मात्रा में तो बाहर निकल गया और कुछ अंदर ही रह जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहलाता है। इस प्रकार के अबॉर्शन में निषेचन का प्रोडक्ट कुछ भाग तो यूट्रस से एक्सपेल्ड हो जाता है और कुछ भाग यूट्रस में रिटेंट अवस्था में बना रहता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कुछ भाग जो है वो तो क्या है कि अंदर ही रह गया, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है, बच्चे वाला जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है वो कुछ भाग तो अंदर रह गया, कुछ भाग बाहर की तरफ निकल गया, वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहलाता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर? देखो कॉलिक पेन देखने को मिलेगा, यूनि से रेगुलर रक्तस्राव होगा, ठीक है। इसके अंदर जब तक अंदर कोई कंसेप्शन पड़ा रहेगा, कंसेप्शन पर छोटा सा भी कंसेप्शन प्रोडक्ट पड़ा रहेगा अंदर तो रक्तस्राव होगा और कॉलिक पेन तो होगा ही होगा, ठीक है। आंतरिक परीक्षण के दौरान गर्भाशय गर्भकाल से कम आकार का प्रभावित होता है, सर्वाइकल फोर्स को महसूस किया जाएगा, ठीक है। सर्वाइकल जो आंतरिक परीक्षण करेंगे हम लोग, आंतरिक परीक्षण में क्या करेंगे कि जो गर्भावस्था के दौरान जो यूट्रस का आकार रहता है वैसा यूट्रस का आकार नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा और सर्वाइकल ओस जो होगा उसको आसानी से क्या होगा? महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रबंधन में क्या करेंगे? बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन की टेक्निक का यूज करेंगे और अबॉर्शन हेतु सामान्य निश्चित तक का क्या जो एनेस्थीसिया वगैरह जो है वो देंगे, जनरल एनेस्थीसिया वगैरह का यूज करके क्या करेंगे आप लोग? अबॉर्शन करेंगे, अबॉर्शन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन किसे कहते हैं?
इसे शांत मिसकैरेज भी कहते हैं। इस प्रकार के अबॉर्शन में निश्चित उत्पाद मृतावस्था में गर्भाशय में ही रिटेंड स्थिति में रहता है। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, इसे मिसकैरेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो निषेचित उत्पाद जो है वो क्या होगा, शांत अवस्था के अंदर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अबॉर्ट भी हो जाएगा और अबॉर्ट होने के बाद अंदर का अंदर ही क्या होगा, जो निषेचित उत्पाद वो अंदर का अंदर ही पड़ा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। इसमें क्या होगा, देखो योनि भूरे रंग का रक्तस्राव देखने को मिलेगा साइनल सिम्टम्स में। इस तरह में गर्भावस्था से पहले की स्थिति वाले परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, गर्भावस्था के लक्षण समाप्त है। ठीक है, गर्भावस्था के जो प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, गर्भावस्था का परीक्षण, ये काट दो। ठीक है, गर्भावस्था का परीक्षण नेगेटिव प्राप्त होगा। गर्भावस्था का यदि आप परीक्षण करते हैं तो आपको क्या प्रदान होगा, नेगेटिव प्रदान। गलत लिखा है बेटा, ये क्या है बेटा, गलत लिख दिया है ना, इस वजह से। उसके अलावा गर्भावस्था का जो परीक्षण होगा वो क्या होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, यदि गर्भावस्था 12 सप्ताह से कम अवधि की है और अबॉर्शन हो जाए तो योनि के इवोक्यूशन की प्रक्रिया का उपयोग करना है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, यदि अबॉर्शन का मैनेजमेंट, यदि गर्भावस्था 12 सप्ताह से कम अवधि की है और अबॉर्शन हो जाए तो योनि के इवोक्यूशन की प्रक्रिया का उपयोग करके क्या करना है, आपको अबॉर्शन प्रॉपर कर देना है, क्लियर कर देना है। यदि गर्भावस्था 12 सप्ताह से अधिक हो तो अबॉर्शन को उद्दीपित करने हेतु सोचना है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करना, टॉक्सिक ऑक्सीटोसिन का उपयोग करके क्या करना है, आपको 12 सप्ताह से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको क्या करना, प्रोस्टाग्लैंडिन या ऑक्सीटोसिन वगैरह का ड्रिप का देख करके उसको प्रोसेस वाइज क्या करना है, पूरे अबॉर्शन को क्लियर कर देना, यानी कि यूट्रस को बिल्कुल खाली कर देना। और कम की है तो उसको क्या करना है, अबॉर्शन को थोड़ा सा आपको आगे उद्दीपित करके निकाल देना है, क्लियर करना है आपको उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, सेप्टिक अबॉर्शन किसे कहते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन भी होता है, इस प्रकार के अबॉर्शन के दौरान गर्भाशय में संक्रमण की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, कि ये कौन सा सेप्टिक अबॉर्शन होता है, यानी कि इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन हो जाना सेप्टिक अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जीवाणु संक्रमण देखने को मिलेंगे, जीवाणु संक्रमण के कारण भी हो सकता है अबॉर्शन हो सकता है। अबॉर्शन की प्रक्रिया के दौरान असेप्टिक विधि का उपयोग करने की वजह से भी क्या हो सकता है, सेप्टिक अबॉर्शन होता है। जननांगों में इंजरी होने की वजह से भी क्या होता है, सेप्टिक अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, आप अबॉर्शन के 24 घंटे के भीतर शरीर का ताप जो होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 24 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा क्या हो जाएगा, फीमेल का क्या हो जाएगा, ताप जो होगा बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। उदरी पीड़न की उपस्थिति प्रेजेंट दिखाई देती है। नाड़ी दर जो होती है वो 100 से 120 पर मिनट दिखाई देने लगेगी। आंतरिक परीक्षण के दौरान दुर्गंध युक्त होता है। आंतरिक परीक्षण करोगे तो वहां से क्या आने लग जाएगी, आप अंदर का इंटरनल एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर आपको स्मेल आने की दिखाई देगी, स्मेल युक्त स्त्राव दिखाई देगा आपको, स्मेल युक्त जो सिक्रेशन से वो दिखने लगेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, आप लोग एरोबिक और अनएरोबिक जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कल्चर टेस्ट कराओ, आप वहाँ का कल्चर लेकर के कल्चर टेस्ट करा लो। हीमोग्लोबिन के स्तर पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह कराएंगे। और मूत्र का परीक्षण करेंगे। मूत्र का परीक्षण का मतलब है आप यूरिन एग्जामिनेशन, प्रॉपर यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, जिसमें पेल्विक और एब्डोमेन दोनों की अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे आप सेप्टिक अबॉर्शन का, तो सेप्टिक अबॉर्शन का मैनेजमेंट इस तरीके से करेंगे। सेप्टिक अबॉर्शन के उपचार हेतु रोगी को हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे आप लोग। क्या करेंगे, सेप्टिक अबॉर्शन का आपको क्या करना है, सेप्टिक अबॉर्शन के उपचार हेतु रोगी को क्या करना है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। संक्रमण के प्रसाव से बचाव और मृत्यु के क्या करना है, उसको पृथक आइसोलेट इकाई के अंदर रखना है आपको। ठीक है, उपयुक्त नैदानिक विधि द्वारा इंजेक्शन के कारण का पता लगाना है। ठीक है, ठीक है, इन्फेक्शन का कारण, इन्फेक्शन है बेटा। ठीक है, उपयुक्त नैदानिक विधि जो है आपके जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह उनके द्वारा आपको इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए कौन सा ऐसा इन्फेक्शन था जिसकी वजह से ये अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन हुआ। कल्चर टेस्ट कराओगे, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कराओगे, ग्रामा स्टेन कराओगे, आप रोगी का संपूर्ण आकलन करेंगे, रोगी के उपचार हेतु सिद्धांत संक्रमण के स्रोत से बचाव करेंगे, सपोर्टिव उपचार ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, प्रतिदेवी औषधियों का उपयोग भी करेंगे, जिसमें पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन है ना। क्या करेंगे, पेनिसिलिन देंगे आप उसको, एम्पिसिलिन देंगे, जेंटामाइसिन देंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे, क्लिंडामाइसिन का उपयोग करेंगे। ठीक है, पीड़ानाशक दवा वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें निंद्रा औषधि का उपयोग भी करेंगे आप लोग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। एक्टिव सर्जरी या लेप्रोटॉमी की जाती है। ठीक है, और रिकरेंट मिसकैरेज है इस, अब लास्ट क्या है, रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है, इसमें महिला में लगातार 2 या 3 बार शिशु गर्भवती के 20 सप्ताह से पहले अबॉर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है, रिकरेंट मिसकैरेज कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, लगातार 2 या 3 बार क्या होता है, गर्भवती जो है 20 सप्ताह से पहले अबॉर्ट हो जाती है, तो क्या कहलाता है, रिकरेंट मिसकैरेज कहलाता है। ये भी एक अबॉर्शन का पार्ट है।
ठीक है। कारण क्या हो सकता है इसका? आनुवांशिक कारण भी हो सकता है, जेनेटिक कारण की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन के प्रभाव जैसे मधुमेह रोग है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, गर्भावस्था के अंदर किसी प्रकार के संक्रमण होने के कारण भी हो सकता है, गर्भाकाल के प्रारंभिक समय के दौरान एंटीबॉडीज के निर्माण के कारण भी हो सकता है, शारीरिक असामान्यता ये जन्मजात और वातावरणीय कारक के कारण भी हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? नर्स द्वारा रोगी को मानसिक रूप से सहारा प्रदान करना है, ठीक है, रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम प्रदान किया जाना चाहिए, शल्य क्रिया द्वारा इसका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, इतना काटेंगे आप क्योंकि गलत शब्द है। नर्स द्वारा रोगी को मानसिक सहारा प्रदान करना, मैनेजमेंट के अंदर रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम प्रदान करना और शल्य क्रिया का उपचार, शल्य क्रिया द्वारा उपचार करना। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग हाइडेंटिफ्रोम मोल। हाइडेंटिफ्रोम मोल क्या होता है? हाइडेंटिफ्रोम मोल ये है कि यह रोग गर्भावस्था के विकास के दौरान भ्रूण की ट्रोपोप्लास्ट विलय के असामान्य परिवर्तन और कोशिकाओं के नष्ट होने से होता है, जिससे कोशिकाओं का आकार अंगूर के समान वेसिकल जैसा हो जाता है, भ्रूण का विकास रुक जाता है। ठीक है, हाइडेंटिफ्रोम मोल क्या होता है? ये रोग जो होता है गर्भावस्था के विकास के दौरान भ्रूण की ट्रोपोप्लास्ट जो सेल्स जो होती है, ट्रोपोप्लास्ट जो विलेज होती है अंदर, ट्रोपोप्लास्टिक विलेज जो होती है, उनमें क्या होगा? असामान्य परिवर्तन होगा, असामान्य ग्रोथ होगी। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो कोशिकाओं के नष्ट होने से होता है, जिससे कोशिकाओं का आकार जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असामान्य ग्रोथ होगी, और असामान्य ग्रोथ होने के बाद कोशिकाओं का आकार किसके समान हो जाएगा? अंगूर के समान हो जाएगा, जिससे जिससे भ्रूण का विकास जो होगा वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, वो क्या होगा? हाइडेंटिफ्रोम मोल कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कोरियोनिक विलेय में डीजनरेटिव परिवर्तन के कारण भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, जिससे भ्रूण में वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या कोरियोनिक विलेय में डीजनरेटिव जो परिवर्तन होता है, डीजनरेटिव परिवर्तन के कारण क्या होता है? भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, जिससे भ्रूण में वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है। एग्जाम कारण क्या क्या किस कारण से होता है? कम आयु और अधिक आयु में गर्भधारण करने के कारण समस्या उत्पन्न होती है, आइडेंटिफ्रोम मोल के पोषण के अभाव में हो सकती है, और आनुवंशिक कारण के कारण भी आइडेंटिफ्रोम मोल हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? योनि से रक्तस्राव तथा भूरे रक्त का स्त्राव देखने को मिलेगा, उदरीय पीड़ा देखने को मिलेगी, शारीरिक रूप से कमजोरी दिखाई देगी, उल्टी आएगी, श्वसन का अभाव होगा, शारीरिक कंपन देखने को मिलेगा, योनि से अंगूर की कुपिकाओं के समान की संरचना एक्सपल्ड होगी बाहर की तरफ, क्योंकि जो हाइडेंटिफ्रोम मोल होता है वो जो अंदर की जो विलय होती है वो क्या हो जाती है? उसके समान बन जाती है, अंगूर के दाने के समान बन जाती है, इसलिए बाहर जो समान अंगूर के दाने के समान संरचना निकलेगी, एक्सपल्ड होगी। रक्त की हानि से शरीर पीला पड़ जाएगा, गर्भावस्था का आकार गर्भकाल की अवधि से अधिक हो जाएगा, भ्रूणीय हृदय की ध्वनि का अभाव होगा, और अंडाशय का यूनिलेटरल और बाइलेटरल बड़े आकार की हो जाती है। अंडाशय जो होगी वो यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों तरफ की, जो यूनिलेटरल यानी सिंगल दो एक तरफ की या दोनों तरफ की, दोनों तरफ क्या देखने को मिलेगी? बड़े आकार की देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक में ब्लड टेस्ट कराओगे, पीपीआरएच कराओगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, एससीजी का स्तर पता लगाएंगे, गर्भाशय का आकार गर्भकाल से अधिक है या नहीं उसका चेक करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे? डायलिटेशन और इवैक्यूएशन के द्वारा क्या करेंगे? वेसिकुलर मोल को निकाल देंगे आप लोग। ठीक है, जितने भी वेसिकुलर मोल है उनको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। वेजाइनल इवैक्यूएशन के द्वारा क्या करेंगे? निम्न समस्या हो सकती है। वेजाइनल इवैक्यूएशन क्या होता है? वेजाइनल इवैक्यूएशन निम्न समस्या हो सकती है, अत्यधिक स्त्राव होने से शॉक की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, डायलिटेशन इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है, वेजाइनल इवैक्यूएशन ही तो करेंगे आप, उसके अंदर क्या होता है? अत्यधिक रक्तस्राव हो गया तो उसके अंदर शॉक की स्थिति, गर्भाशय में वेसिकल्स की उपस्थिति, संक्रमण की संभावना हो सकती है, गर्भाशय में परफोरेशन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, और इसके अलावा थायराइड स्ट्रोमफेरिया, इस समस्या की रोकथाम हेतु बी ब्लॉकर का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, अन्य उपचार में कुछ नहीं करो, आप हिस्टेक्टोमी कर दो या डीएनडी का उपयोग कर दो। हिस्टेक्टोमी क्या कहलाती है? अब हिस्टेक्टोमी क्या कहलाती है? गर्भवती महिला की 35 वर्ष से अधिक आयु हो, ठीक है, आयु जो हो 35 वर्ष से अधिक हो तथा उससे पहले 2 संतानें हो तो गर्भाशय का शल्य क्रिया द्वारा निकाल देना, वो क्या कहलाता है? आपको हिस्टेक्टोमी कहलाता है। रासायनिक उपचार में क्या करोगे आप? मिथोट्रेक्सेट 2.5 mg की 2 टैबलेट दिन में 2-3 बार देंगे आप, दिन में 3 बार यूज करेंगे। ठीक है, उपचार में आप फॉलोअप के लिए इसके अंतर्गत हाइडेंटिफ्रोम मोल के उपचारित करने के बाद लगातार 2 वर्षों तक रोगी को फॉलोअप के उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए बुलाया जाता है, बुलाएंगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग? उसको एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे यदि शरीर का ताप नियमन बनाए रखना है तो। त्वचा की पर्याप्त देखभाल करेंगे, रोगी को पर्याप्त आराम प्रदान करेंगे, रोगी को थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन देंगे, और मुख्य स्वच्छता की देखभाल करेंगे। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज जो है, एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है देखेंगे आप लोग। एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? इस प्रकार की समस्या के अंतर्गत गर्भकाल के 28 सप्ताह पूर्ण हो जाने के बाद प्रसव के पहले रक्तस्राव होता है, यानी कि जो क्या होता है एंटीपार्टम हेमरेज किसे कहते हैं? कि गर्भावस्था के 28 सप्ताह पूर्ण हो गए, 28 सप्ताह जो कंप्लीट हो गए
बाद में 28 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद में लेबर की प्रोसेस से पहले पहले की स्थिति के अंदर क्या होना, 28 सप्ताह पूर्ण होने के बाद लेबर की प्रोसेस से पहले पहले क्या होना, हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, वो क्या कहलाती है आपका एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। और एंटीपार्टम हेमरेज किस वजह से हो सकता है, देखेंगे एंटीपार्टम हेमरेज प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो सकता है। इसमें भ्रूणीय विकास प्रक्रिया के दौरान अपरा का इम्प्लांटेशन गर्भाशय के निचले खंड में हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसमें जो यूट्रस होता है, यूट्रस का अपर सेगमेंट, ये लोअर सेगमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा जो होता है वो अपर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, आधा अपर सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा पार्ट जो होता है लोअर सेगमेंट के अंदर कनेक्ट होता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे की स्थिति में आकर के सेट, कहाँ पे आके बैठता है, नीचे की कंडीशन में, नीचे यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आकर के क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकता है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, इसके अंतर्गत निषेचित अंडा अपर्याप्त गर्भाशय क्रिया के कारण गर्भाशय के निचले खंड में आरोप किया जाता है। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी की वजह से हो सकता है कि भाई गर्भाशय के निचले भाग के अंदर इसलिए जाएगा, गर्भाशय क्रिया बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी क्या हो जाता है, जो अंडा होता है वो नीचे वाले भाग में आकर के क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लेसेंटा नीचे वाले पार्ट में हो जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है। कोरियोनिक क्रियाविधि के कारण हो सकता है, ट्विन गर्भावस्था के कारण भी हो सकता है, माता की आयु का 35 वर्ष से अधिक होने की वजह से भी हो सकता है, माँ का गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने की वजह से भी क्या हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो सकती है। यानी कि प्लेसेंटा का लोअर सेगमेंट, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होना क्या कहलाता है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, यानी प्लेसेंटा का पहले। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया निम्न प्रकार का हो सकता है, लो लाइनिंग हो सकता है, ठीक है, मार्जिनल हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, और कंप्लीट, यानी टोटल या कंप्लीट, टोटल हो सकता है या कंप्लीट, इसको कंप्लीट। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा प्रीविया भी बहुत सारे तरीके का होता है। प्लेसेंटा प्रीविया का बहुत सारे तरीके का होता है। देखो, टाइप फर्स्ट ऐसे ये है, लो लाइनिंग लेटरल, यानी कि जो वेजाइना का जो पार्ट है, इस स्थिति में अपरा का अधिकांश भाग गर्भाशय के ऊपरी भाग में तथा अपरा का केवल निचला सिरा गर्भाशय के निचले भाग में प्लांट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूट्रस जो आपका जो अपरा होता है ना, अपरा उसका कुछ पार्ट जो होता है वो तो कहाँ पे होता है, अपर वाले पार्ट में होता है, और कुछ पार्ट जो होता है लोअर वाले पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कुछ थोड़ा सा पार्ट ही, हल्का सा पार्ट जो होता है लोअर वाले पार्ट में होता है, नहीं तो अधिकतर पार्ट जो होता है अपर वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में, अपर सेगमेंट वाले पार्ट के अंदर ही इम्प्लांट होता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो वो कौन सा कहलाता है, आपको लो लाइनिंग कहलाता है। ठीक है, और मार्जिनल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, अपरा का इम्प्लांटेशन भाग जो होता है वो इंटरनल ऑस के समीप आ जाता है, यानी कि इसमें जो होगा इंटरनल ऑस को छुएगा ही नहीं। ठीक है, लेटरल लो लाइनिंग के अंदर जो इंटरनल ओएस को छुएगा भी नहीं। ठीक है, प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट इंटरनल ओएस को छुएगा भी नहीं। मार्जिनल में क्या करेगा, हल्का सा बिल्कुल टच होगा, बिल्कुल हल्का सा क्या होगा, टच हो जाएगा। ठीक है, और इनकम्प्लीट के अंदर क्या होगा कि आधा कवर कर लेगा, इनकम्प्लीट में क्या कर लेगा, आधा कवर कर लेगा, और कंप्लीट में क्या कर लेगा, इंटरनल ओएस को पूरा कवर कर लेगा। वो क्या कहलाता है, आपको तरह तरह के प्लेसेंटा कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, आपको लो लाइनिंग, बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, बिल्कुल भी पास में नहीं रहेगा इंटरनल ओएस के, तो वो क्या कहलाएगा, लो लाइनिंग या लेटरल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है, हल्का सा उसका मार्जिन कनेक्ट हो रहा है, मार्जिन जुड़ रहा है इंटरनल ओएस से, प्लेसेंटा का मार्जिनल जुड़ रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। और इनकम्प्लीट के अंदर इंटरनल ओएस, आधा इंटरनल ओएस प्लेसेंटा से ढका हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। और पूरा इंटरनल ओएस जो है वो प्लेसेंटा से ढका हुआ, प्लेसेंटा उसी के ऊपर इम्प्लांट हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसमें यही सब चीजें लिखी है। इसमें अपरा का इम्प्लांटेशन गर्भावस्था के इंटरनल ओएस के समीप हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें प्लेसेंटा का आरोपण गर्भाशय के इंटरनल ओएस के चारों ओर पूर्णतः हो जाता है, वो इनकम्प्लीट, अब इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। और इसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया ये कौन सा कहलाएगा, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, टोटल प्लेसेंटा प्रीविया कहलाएगा। इसमें अपरा इंटरनल उसको पूरी तौर से कवर कर लेता है, पूर्णतः डायलिटेशन की स्थिति में आ जाता है, पूरी तौर से वहीं बैठ जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। आगे समझ में, क्लास क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, माइल्ड डिग्री इसके अंदर का टाइप फर्स्ट तथा टाइप सेकंड को सम्मिलित किया जाता है, और मेजर डिग्री के अंदर टाइप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर डिग्रीज वगैरह लिखी थी उनको। ठीक है, आया समझ में, अभी मैंने समझाया था वही चीज। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, गर्भकाल के अधिक गर्भाशय का आकार, गर्भकाल से अधिक जो होगा, प्रेगनेंसी नहीं है, जितने महीने की प्रेगनेंसी उससे ज्यादा उसका जो होगा यूट्रस का आकार दिखाई देगा। इंस्पेक्शन द्वारा वल्वा के हल्के भूरे रंग का जो होगा
स्त्राव नजर आएगा। योनि रक्तस्राव की पीड़ा रहित अचानक उत्पन्न नियमित, ठीक है, योनि स्त्राव जो कि पीड़ा रहित होगा, अचानक उत्पन्न होगा और बिना किसी कारण के होता है, ठीक है। योनि से जो रक्तस्राव होगा, स्त्राव जो होगा, सिक्रेशन जो होगी वो पीड़ा रहित होगी, जो भी सिक्रेशन दर्द करके निकलेंगे और अचानक कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखेंगे, शारीरिक कमजोरी देखने को मिलेगी, गर्भाशय का आकार गेस्टेशन के समान, माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, भ्रूण का शरीर सिर जो होगा फ्लोटिंग स्थिति महसूस होता है, भ्रूणी हड्डी ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, ये सब सुनाई देती है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, गर्भवती महिला को स्वास्थ्य में सुधार है तो पर्याप्त एंटीनेटल केयर देंगे, महिला के उपचार है तो रक्तअल्पता का उपचार करेंगे, गर्भकालीन के दौरान नियमित अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराएंगे, परिवार नियोजन सेवाएं देंगे, ठीक है। घरेलू उपचार में क्या करेंगे, रोगी के रक्तस्राव का अवलोकन करेंगे, गर्भाशय का आकार का अवलोकन करेंगे, रोगी के रक्तदाब या नाड़ी दर वगैरह का अवलोकन करेंगे, योनि का परीक्षण करेंगे, ठीक है। योनि का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। घर में क्या करेंगे आप लोग, रोगी का रक्तदाब भी चेक करेंगे, नाड़ी दर चेक करेंगे, योनि का परीक्षण घर में नहीं करेंगे, योनि का परीक्षण ओनली फॉर हॉस्पिटल में। रोगी का हॉस्पिटल में उपचार क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था करेंगे, इंट्रावेनस थेरेपी के रूप में डेक्स्ट्रोज का उपयोग करेंगे, रोगी के स्रावित रक्त की मात्रा का अवलोकन करेंगे, नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन देंगे, रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम प्रदान करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर क्या देंगे, निम्न स्थिति में किया जाता है, देखिए एक्टिव मैनेजमेंट निम्न स्थिति में करा जाएंगे, कब करेंगे, गर्भकाल जो 36 से अधिक हो गया है तो आप एक्टिव मैनेजमेंट करके क्या करेंगे, LSCS के द्वारा बच्चे को बाहर निकाल लेंगे, और प्रसव के दौरान भी कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट प्रसव के दौरान सावधानी क्या करेंगे, रक्त की मात्रा को सामान्य बनाए रखना, सर्विक्स का परीक्षण करेंगे, शिशु के अग्र कंधे की डिलीवरी होने पर आर्गोमेट्रिन का यूज करेंगे और बच्चे के HB के स्तर का पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखेंगे, महिला के जैविक चिन्हों को प्रत्येक 15 मिनट में अवलोकित करेंगे, ठीक है। रोगी को पर्याप्त नींद और आराम की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, रोग रक्तस्राव के प्रकार और मात्रा का अवलोकन करेंगे, ठीक है। भ्रूण की हृदय दर का अवलोकन करेंगे, शोक की स्थिति हो रही है तो रिससिटेशन की अवस्था का रिससिटेशन की चेक को मंगाएंगे, शोक की कंडीशन आ रही है तो रिससिटेशन वगैरह की व्यवस्था करेंगे, महिला को रोग की स्थिति की जानकारी देंगे, वैजाइनल प्रसव की दौरान सहायता करेंगे, शल्य क्रिया पूर्व तैयारी करेंगे और मास्क विधि द्वारा O2 की आपूर्ति करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अब्रप्शन प्लेसेंटा। इसमें अपरा का पृथक्करण अपरिपक्व अवस्था में हो जाता है, यानी कि क्या होता है, एकदम से डिटैच हो जाना, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएगा, यूट्रस को छोड़ के बाहर की तरफ निकल जाएगा, यूट्रस को अपनी जगह से छोड़ देगा, वो क्या कहलाएगा, आपका अब्रप्शन प्लेसेंटा कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपरा का पृथक्करण हो जाएगा, कब, अपरिपक्व अवस्था के अंदर ही क्या हो जाए, अपरा का प्लेसेंटा का क्या हो जाए, पृथक्करण हो जाए, यानी छूट जाए, वहां से बाहर निकल जाए, वो क्या कहलाता है, अब्रप्शन प्लेसेंटा कहलाता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, नहीं ये भी 3 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन से प्रकार का होता है, देखो, रिवेल्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड, ये 3 प्रकार का होता है, रिवेल्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड। इस प्रकार के प्लेसेंटा सेपरेशन के दौरान होने वाला रक्तस्राव झिल्ली तथा डेसिडुआ के मध्य एकत्रित होकर के सर्वाइकल कैनाल से बाहर आ जाता है। रिवेल्ड के अंदर क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा सेपरेशन के दौरान जो रक्तस्राव जो होता है वो क्या होता है कि झिल्ली और डेसिडुआ से होते हुए बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाएगा, वो तो रिवेल्ड प्रकार का अब्रप्शन प्लेसेंटा कहलाएगा। कंसील्ड में क्या होगा, इसमें रक्तस्राव जो होगा वो अंदर ही अंदर क्या होने लग जाएगा, टिश्यू और डेसिडुआ के मध्य एकत्रित होने लग जाएगा, वो क्या कहलाएगा, कंसील्ड प्रकार का अब्रप्शन प्लेसेंटा कहलाएगा। और मिक्स्ड प्रकार के अब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या होगा, जो अंदर का जो ब्लीडिंग वाला पार्ट है, अंदर का जो कंसेप्शन वाला पार्ट है, जो कुछ पार्ट तो बाहर की तरफ निकल जाएगा, कुछ पार्ट अंदर की तरफ रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका मिक्स्ड टाइप का क्या कहलाएगा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहलाएगा। यानी कि रिवेल्ड के अंदर तो क्या होगा, जो कंसीव वाला जो कंसेप्शन वाला पार्ट है वो पूरी तौर से क्या हो जाएगा, कंसेप्शन वाला पार्ट, और ब्लीडिंग वाला जरा तीसरा वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, डेसिडुआ और टिश्यू से होता है बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाएगा, तो रिवेल्ड हो गया। कंसील्ड में क्या होगा, दिखाई नहीं देगा डेसिडुआ वाला पार्ट, सॉरी, जो अंदर कंसेप्शन वाला पार्ट है, ब्लीडिंग वाला पार्ट, वो अंदर के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा, कहाँ पे, टिश्यूओं के मध्य में, अंदर डेसिडुआ के मध्य में, अंदर के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कंसील्ड वाला पार्ट कहलाएगा, कंसील्ड अब्रप्शन प्लेसेंटा कहलाएगा। और मिक्स्ड अब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या होगा कि जो कंसेप्शन वाला पार्ट है वो कुछ पार्ट तो बाहर की तरफ निकल जाएगा, कुछ पार्ट अंदर की तरफ ले जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड अब्रप्शन प्लेसेंटा कहलाएगा। कारण क्या हो सकता है, गर्भवती महिला की अधिक आयु के कारण हो सकता है, गर्भवती महिला गर्भकाल के दौरान उच्च रक्तदाब के कारण हो सकता है, बर्थ कैनाल में इंजरी के कारण अचानक गर्भावधि गर्भाशय दाब में कमी होने की वजह से हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई का सामान्य से कम होने की वजह से भी हो सकता है अब्रप्शन प्लेसेंटा, फोलिक अम्ल की कमी की वजह से भी, और
फॉलिक अम्ल की कमी की वजह से भी कर सकता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, ये भी काटेंगे बच्चों। ठीक है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे आप लोगों को रिबिल्ड और कंसिल्ड के अंदर। रिबिल्ड और कंसिल्ड में रक्त स्त्राव जो होगा उदरीय असामान्यता तथा योनि से रक्त स्त्राव दिखाई देगा रिबिल्ड में, तो कंसिल्ड में क्या हो जाएगा, उदरीय पीड़ा व कम मात्रा में रक्त स्त्राव देखने को मिलेगा। रोगी की स्थिति, रोगी का रंग गहरा हो जाएगा, रंग जो होगा गहरा हो जाएगा, इसमें शॉक की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अंदर पैलेट जो होगा उसमें रक्त स्त्राव में समानुपाती होगा और ये गंभीर अवस्था में होगा कंसिल्ड के अंदर। गर्भाशय की ऊंचाई जो होगी गेस्टेशन के समान होगी, इसमें अधिक होगी। ठीक है, भ्रूणीय भाग जो होगा वो आसानी से अवलोकित हो जाएगा, इसमें आसानी से अवलोकित ही नहीं होगा। फीटल हार्ट साउंड जो होगी उसकी उपस्थिति होगी इसमें, तो कंसिल्ड के अंदर अनुपस्थिति होगी। यूरिन आउटपुट जो होगा वो सामान्य होगा और कंसिल्ड के अंदर असामान्य होगा, कम होगा। ठीक है, रक्त स्त्राव, रक्त जो होगा रिबिल्ड के अंदर उसकी जो मात्रा होगी वो कम होगी, इसमें भी क्या हो जाएगी, इसमें कंटेन की मात्रा कम होगी, इसमें तो बिल्कुल रक्त कम रहेगा। प्रोटीन यूरिन जो होगा वो इसमें अनुपस्थित रहेगा और इसमें उपस्थित रहेगा। ठीक है, रक्त स्कंदन जो होता है यानी रक्त के थक्के बनने, इसमें अपरिवर्तित होंगे और इसके अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट भी करेंगे, रोगी के रक्त का संपूर्ण परीक्षण करेंगे आप लोग। ठीक है, रोगी के आयनिक संतुलन के लिए आप लोग रिंगर लैक्टेट का उपयोग करेंगे, आईवी द्वारा रिंगर लैक्टेट प्रोवाइड करेंगे। प्रसव के दौरान लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन दाव एमनियोटिक द्रव का निष्कासन करना जिससे गर्भाशय टोन बनी रहे। प्रसव के दौरान क्या करेंगे, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, एमनियोटिक द्रव का निष्कासन बाहर निकाल देंगे ताकि योगी गर्भाशय की टोन बनी हुई रहेगी। प्रसव के प्रारंभ होते झिल्लियों का रप्चर करते समय ऑक्सीटोसिन का भी उपयोग करेंगे। गर्भकाल यदि 32 माह से 32 सप्ताह से अधिक का हो तो ऑक्सीटोसिन का उपयोग करेंगे। 32 सप्ताह, 32 माह नहीं, 32 सप्ताह से अधिक का हो तो ऑक्सीटोसिन का उपयोग करेंगे। मिश्रित प्रकार का है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, तो आप क्या करेंगे, हाइपोवोलेमिक एनीमिया की स्थिति का उपचार करने हेतु नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। कृत्रिम रूप से झिल्लियों का रप्चर करेंगे और शल्य क्रिया द्वारा उपचारित क्रिया कर देंगे। शल्य क्रिया द्वारा क्या कर देंगे, अब्रप्शियो प्लेसेंटा का ट्रीट कर देंगे, यानी कि बच्चे को ऊपर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, गर्भवती महिला में रक्ताल्पता एनीमिया ये बढ़ेगी का। देखेंगे गर्भवती महिला में एनीमिया। ठीक है, गर्भवती महिला में एनीमिया क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान हीमोडाइलेटेशन के कारण और हीमोग्लोबिन की सांद्रता और हीमेटोक्रेट का जो स्तर है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमारे एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया जो होता है वो निम्न प्रकार का एनीमिया होता है, बहुत तरह का प्रकार का एनीमिया होता है। एक तो कार्य की एनीमिया होता है, ठीक है, आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन का असर समय समय पर आप लोग चेक करते रहेंगे फीमेल का। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखेंगे आप लोग, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है उसका भी क्या करेंगे आप लोग परीक्षण करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज है सीरम आयरन की है, टोटल आयरन बाइंडिंग्स ऑफ सीरम है इसकी नॉर्मल वैल्यू, सीरम फेरेटिनिन है उसकी नॉर्मल वैल्यू, सीरम फॉलिक एसिड है उसकी वैल्यू, ब्लड सीरम की वैल्यू, ये सब चीज़ें आप नॉर्मल वैल्यू उसकी जो चेक करेंगे और इसके अंदर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो आप एनीमिया कहलाएगा फीमेल के अंदर। और यदि एनीमिया होता है तो आप लोग उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हम लोग, कि ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे कि भाई जो प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई है, प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई है तो माँ को समझाना है कि आपके पहले कोई बच्चा है तो उसके बीच में और दूसरे बच्चे के बीच में आपको क्या करना है, अंतराल रखना है। यदि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो आपको क्या करना है, फीमेल को 100 दिन तक क्या करना है, 200 mg फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड की टैबलेट प्रोवाइड करनी है। एनीमिया का क्या करना है, आपको गंभीर रूप से उपचार करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इस गंभीर रूप से उपचार करना है। इसके अंदर क्या करना है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन 0.7 से 1 ग्राम पर ml 100 ml की मात्रा सप्ताह में देनी है उसको। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड कराना है। ठीक है, और आयरन डेक्स्ट्रॉन लिम्फेरिन और क्या करना है, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट अम्ल है उनका कॉम्प्लेक्स जो है उसको क्या करना है, डेक्स्ट्रॉन के साथ में यूज करना है। उसके अलावा क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद के अंदर करना है। ठीक है, यानी कि कुछ बातें तो प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होने से पहले की और कुछ बातें प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई तो आपको उस समय क्या ट्रीटमेंट करना है उस चीज का। इसके अलावा क्या होगा कि अब चलो प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गई है, प्रेगनेंसी स्टार्ट भी हो गई है, एंटीनेटल पीरियड भी पूरा हो गया, अब अपना काम हो रहा है कि भाई बेबी डिलीवर्ड कराना, प्रसव की स्टेज स्टार्ट हो गई। उस समय पे आपकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस समय पे क्या करेंगे आप लोग, तो प्रसव के दौरान क्या हो सकता है, एनोक्सीमिया हो सकता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्डियक फेलियर हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे की या मदर की मृत्यु हो सकती है। तो उससे बचाव का आपको उपचार करना है। वहाँ पे क्या करेंगे आप, हाथों हाथ उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे वहाँ के वहीं पे।
ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, उसका ऑक्सीजन की पूर्ति करवाएंगे उसके। इसके अलावा क्या करेंगे आप, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी को पूरी करने के लिए, उससे क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, उसके उपचार के लिए तो आप क्या करना, फॉलिक एसिड की टेबलेट प्रोवाइड करेंगे आप लोग उसको। ठीक है, आगे समझ में। अब उसके बाद में देखेंगे आप लोग गर्भावस्था के दौरान मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी। तो डायबिटीज मेलाइटिस इन प्रेगनेंसी क्या होता है, गर्भकाल के दौरान इंसुलिन की कमी से क्या जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या जाएगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से क्या जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस भी दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो IDDM होता है और एक NIDDM होता है। एक तो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है, ये रोग इंसुलिन हार्मोन के से होता है, इंसुलिन हार्मोन से प्रभावित होने के कारण होता है। यदि इंसुलिन हार्मोन जो है सिक्रेशन होना कम हो जाएगा, ये इंसुलिन हार्मोन के किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलेगा। आए समझ में। उसके बाद में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है, ये रोग जो होता है इंसुलिन की वजह से नहीं होता है। ये क्या रोग जो होता है, ये जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है कि अधिक आयु वाले जो बच्चे होते, अधिक आयु वाली जो फीमेल्स होती है उनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अत्यधिक भार वाली जो फीमेल है उनके अंदर देखने को मिलता है। आया समझ में। तो डायबिटीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होगा वो तो इंसुलिन हार्मोन के जो एबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होगा, ये किसमें देखने को मिलेगा, अत्यधिक भार वाली फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा और अत्यधिक आयु वाली फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस GDM। ठीक है, गर्भावस्था के प्रारंभिक काल के दौरान कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का टॉलरेंस यानी असामान्य हो जाना। ठीक है, टॉलरेंस जो होता है वो असामान्य होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस किसे कहते हैं, तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस वो होगा कि गर्भावस्था की जो प्रारंभिक काल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान क्या जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है उसका जो टॉलरेंस होता है वो असामान्य हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस देखने को फीमेल के अंदर मिलता है। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। कारण क्या हो सकता है, आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। यदि पूर्व में हुए प्रसव के दौरान जन्म लेने वाले शिशु का भार 4 केजी से अधिक होगा तो भी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, पूर्व मृत शिशु का जन्म हुआ हो तो भी डायबिटीज मेलाइटिस फीमेल में देखने को मिल सकता है। पॉलीहाइड्रोमिनोस की उपस्थिति के कारण भी क्या हो सकता है, गर्भवती महिला में क्या देखने को मिल सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा फीमेल की गर्भावस्था आयु जो है वो कितनी है, 30 वर्ष से ज्यादा की है। 30 वर्ष से ज्यादा की उम्र के अंदर उसने प्रेगनेंसी कंसीव किया तो भी डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी के कारण भी डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिल सकता है और जन्म के दौरान भी ट्रॉमा होने की वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग प्रबंधन क्या करेंगे, यदि अब डायबिटीज मेलाइटिस हो जाए तो उसका प्रबंधन कुछ नहीं करना है। वो महिला को आपको क्या करना है कि एंटीनेटल विजिट जो होगी, पूरी 9 महीने की जो एंटीनेटल विजिट्स होती है उसके दौरान मदर के अंदर क्या करना है, आपको पूरा मदर का ऑब्जर्वेशन करना है, सुपरविजन करना है, मदर का एंटीनेटल सुपरविजन करना है। उसके अंदर फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या देखना है, रक्त के अंदर शर्करा का स्तर पता लगाना है। यदि डायबिटीज मेलाइटिस का पता चल गया है आपको तो पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के अंदर आपको क्या करना है, शर्करा का जो शुगर लेवल है बॉडी का उसकी, उस शुगर लेवल का आपको पूरा 9 मंथ के सुपरविजन के अंदर ये चीज का पता लगाना है। गर्भावस्था के दौरान नियमित मात्रा में संतुलित आहार का सेवन करने के लिए उसको बोलना है फीमेल को। गर्भवती महिला द्वारा एरोबिक ब्रिक्स प्रकृति का व्यायाम करने के लिए बारे में बताना है। इलेक्टिव डिलीवरी करवाना है और फॉलोअप के उपचार प्रदान करना है। आया समझ में, मैनेजमेंट के अंदर क्लियर। अब देखेंगे हम लोग एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया क्या होता है। एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली हाइपरटेंशन के कारण शिशु में मात्र मृत्यु दर अधिक होती है। ठीक है, क्या हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली हाइपरटेंशन यानी बीपी के बढ़ जाने के कारण शिशु में मात्र दर जो हो जाती है वो अधिक हो जाती है। क्लासिफिकेशन किस किस कारण से होती है, देखिए गर्भावस्था के दौरान निम्न प्रकार की होती है। गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन के साथ एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया होना, अवर्गीकृत हाइपरटेंशन और ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन। ये बहुत तरह के हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं जिसके अंदर प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया होने के चांसेस। देखिए मेरी बात सुनिए, प्री एक्लेम्शिया क्या होता है कि प्रोटीनूरिया, ईडिमा और हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और ईडिमा होता है तो वो क्या कहलाता है, प्री एक्लेम्शिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्री एक्लेम्शिया कहलाता है। यानी प्रोटीनूरिया, ईडिमा और हाइपरटेंशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपके प्री एक्लेम्शिया। यानी कि प्रोटीनूरिया, ईडिमा और हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, ईडिमा और हाइपरटेंशन होगा तो क्या कहलाएगा, आपके प्री एक्लेम्शिया।
क्या कहलाएगा, प्री एक्लेम्शिया कहलाएगा। और प्री एक्लेम्शिया इन सभी के साथ में यदि कन्वर्जन भी आ जाए, कन्वर्जन भी आ गया तो वो क्या कहलाएगा, एक्लेम्शिया। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्लेम्शिया कहलाएगा। आया समझ में? तो कुल मिला के ध्यान रखेंगे एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया क्या कहलाता है, आपको सीधी बात ही ध्यान रखेंगे आप लोग, एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया क्या कहलाता है। तो प्री एक्लेम्शिया जो होता है प्रोटीनूरिया ईडिमा, किसी पर्सन के अंदर प्रोटीनूरिया ईडिमा और हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है तो उसको प्री एक्लेम्शिया होता है, ठीक है। और अब आपको उसको उस समय पे ट्रीट नहीं किया आपने, इस समय पे आपने प्रोटीनूरिया का इलाज नहीं किया, ईडिमा का इलाज नहीं किया, हाइपरटेंशन का इलाज नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन उसके साथ में उसको क्या जाएंगे, कन्वर्जन में आ जाएंगे। और कन्वर्जन आने के बाद में क्या होगा, प्री एक्लेम्शिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन वगैरह भी देखने को मिलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, एक बहुतंत्री के रोग है जिसमें रक्तदाब 140/90 ऑफ HG हो जाता था गर्भकाल के 20 सप्ताह पूर्ण होने के बाद मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति होती है, तो वो प्री एक्लेम्शिया कहलाते हैं। एक्लेम्शिया में क्या होता है, इस अवस्था में रोगी में प्री एक्लेम्शिया के लक्षणों के साथ में क्या जाते हैं, कन्वर्जन किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपको एक्लेम्शिया कहलाता है। यानी कि प्री एक्लेम्शिया के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उनके साथ में उसके साथ में कहते हैं कन्वर्जन भी आ गया तो वो क्या कहलाएगा, एक्लेम्शिया कहलाएगा। और इसके अलावा हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, रीडिमा होता है तो वो क्या कहलाता है, प्री एक्लेम्शिया कहलाता है। उसके अलावा देखेंगे हम लोग क्रोनिक हाइपरटेंशन, इस स्थिति में हाइपरटेंशन की अवधि का 6 माह में अधिक हो जाती है, लंबे समय तक रक्तदाब के उच्च रहने के साथ ही यदि एक्लेम्शिया तथा प्री एक्लेम्शिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो क्रोनिक हाइपरटेंशन विद एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया कहलाता है। यदि हाइपरटेंशन के साथ में बहुत लंबे समय से हाइपरटेंशन हो रहा है बहुत ज्यादा, और उसके साथ में यदि प्री एक्लेम्शिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो वो आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या हो जाता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन विद एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। तो आप समझ में आ गया। तो आप एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया को क्या समझेंगे, तो प्री एक्लेम्शिया का मतलब होता है प्रोटीनूरिया, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीनूरिया, ईडिमा और हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है, प्री एक्लेम्शिया कहलाता है। और इसके साथ में प्री एक्लेम्शिया के लक्षणों के साथ में यदि पेशेंट के अंदर कन्वर्जन देखने को भी मिलने लग जाए, बाद में कुछ समय बाद में कन्वर्जन देखने को भी मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्लेम्शिया कहलाता है। आगे समझ में क्लियर? आगे बात करेंगे हम लोग, इसके बाद में देखेंगे अवर्गीकृत हाइपरटेंशन क्या होता है। इसमें हाइपरटेंशन को वर्गों में नहीं बांटा जा सकता है। ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन, गर्भावस्था के प्रारंभिक परपीरियम के दौरान एक सामान्य महिला में अचानक हाइपरटेंशन के लक्षण प्रदर्शित से क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन कहा जाता है। यानी कि गर्भावस्था के प्रारंभिक परपीरियम के दौरान, ठीक है, परफ्यूरियम पीरियड जो होता है, प्रारंभिक परफ्यूरियम पीरियड होता है, उसके दौरान क्या होता है, फीमेल के अंदर अचानक से हाइपरटेंशन देखने को मिलता है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन कहलाता है। आगे समझ में? उसके बाद में प्री एक्लेम्शिया में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, डायग्नोसिस क्या क्या करवाएंगे आप लोग प्री एक्लेम्शिया में, ब्लड प्रेशर का आकलन करेंगे, प्रोटीनूरिया की उपस्थिति देखेंगे, वेसोस्पाज्म की उपस्थिति देखेंगे, सिर के ऑक्सीपिटल का फ्रंटल भाग में तीव्र पीड़ा का एहसास देखेंगे, उधर के एपिगैस्ट्रिक भाग में पीड़ा का अनुभव देखेंगे, और प्रयोगशाला में परीक्षण के अंतर्गत सीरम क्रिएटिनिन, रक्त में यूरिया का स्तर चेक करेंगे, यूरिक अम्ल के स्तर का आकलन करेंगे, सोनोग्राफी द्वारा इंट्रायूटेरल ग्रोथ रिटार्डेशन और असामान्य डॉपलर वो वेयर फॉर्म्स का पता लगाया जाएंगे, पता लगाएंगे। आया समझ में? क्लियर है? इन सब चीजों का पता लगाएंगे प्री एक्लेम्शिया के दौरान प्रबंधन और मैनेजमेंट क्या करेंगे, हाइपरटेंशन का प्रबंधन निम्न करेंगे आप लोग, हाइपरटेंशन पर नियंत्रण करेंगे, कन्वर्जन की रोकथाम करेंगे, शिशु का जन्म करवाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा हाइपरटेंशन पर नियंत्रण करने के क्या करेंगे आप, उच्च रक्तदाब के कारण इंट्राक्रेनियल दाब बढ़ जाता है जिसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे आप, बाह्य नीले आघात की रोकथाम, ट्रोमेटिक उपचार, उच्च रक्तदाब के उपचार तो निम्न ड्रग्स का उपयोग करेंगे जिसमें क्या करेंगे, हाइड्रलाइजाइन, ठीक है, टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे आप लोग, ठीक है, लोबेटालॉल प्रोवाइड करेंगे आप लोग, लोबेटालॉल देंगे ताकि क्या हो, ब्लड पीपी को कम किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या देंगे, निफिडिपाइन देंगे, ठीक है, निफिडिपाइन जो होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होता है, ठीक है, सबलिंगुअल देंगे, सबलिंगुअल पर्थ द्वारा देंगे, सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे रख करके देंगे, 20 mg पर डे के अनुसार देंगे हम लोग इसको। है समझ में? क्लियर है? इसके अलावा देखेंगे आप लोग कन्वर्जन की रोकथाम के लिए क्या करेंगे आप, कन्वर्जन की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो टैबलेट, मैग्नीशियम MgSO4 जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, जो कि पेरिफेरल एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, डोज प्रारंभ में 8 ml ऑफ 50% ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विलेन की 12 ml डिस्टल वाटर के साथ विलेन बनाकर देंगे, ठीक है, 8 ml एक साथ में देंगे,
उसके अंदर कितना होना चाहिए, 50 mg मैग्नीशियम सल्फेट होगा। उसको क्या करेंगे 12 ml डिस्टल वाटर के साथ में मिक्स करके, यानी टोटल 20 ml बना करके क्या करेंगे, विलियन बना करके पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि कन्वर्जन को रोका जा सके। ठीक है। शिशु की डिलीवरी, यदि गर्भावस्था 36 मिनट पूर्ण हो जाता है तो शिशु की डिलीवरी करवा देंगे आप लोग। यदि कन्वर्जन आ रहा है और कन्वर्जन आ रहे हैं लेकिन 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है तो क्या करेंगे, आप बेबी की डिलीवरी करवा देंगे। प्री एक्लेम्सी की स्थिति में निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिशु प्रसव कराएंगे। शारीरिक बीपी यदि 160/100 mmHg से अधिक हो, प्लेटलेट की संख्या 50,000 से कम हो, ठीक है, एलडीएच की जो, ठीक है, एलडीएच की मात्रा है 100 TU पर लीटर से अधिक होने पर, भ्रूणी गतिविधि के कम हो जाने की स्थिति में, सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाने पर, यूरिन की मात्रा यदि 24 घंटे में 400 ml से कम हो जाए तो आप उस समय पे क्या करेंगे, आप लोग प्री एक्लेम्शिया देखने को मिल रहा है आपको, तो उस समय पे आप लोग क्या करेंगे, बेबी की डिलीवरी कराने की कोशिश करें। डिलीवरी की विधि क्या रहेगी इसके अंदर, प्री एक्लेम्शिया कंडीशन इस दौरान डिलीवरी लेबर इंडक्शन या सीजरियन सेक्शन द्वारा करवा देंगे आप लोग। ठीक है। क्या करेंगे, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है फीमेल के अंदर तो आप क्या करेंगे, डिलीवरी को लेबर इंडक्शन करवाएंगे या सीजरियन सेक्शन द्वारा बेबी को डिलीवर कराएंगे ताकि मदर के अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना हो, बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन को देखने को ना मिले। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद लेबर इंडक्शन द्वारा प्रसव, ऑक्सीटोसिन का उपयोग द्वारा झिल्लियों का रप्चर करने के लिए लेंगे। ठीक है, लेबर इंडक्शन कराएंगे। लेबर इंडक्शन में क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप प्रोवाइड करेंगे, लेबर को इंड्यूस कराएंगे और क्या करेंगे, झिल्ली वगैरह को रप्चर्ड करा करके बेबी को बाहर कराने की कोशिश करेंगे। सर्विक्स के अनराइप होने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका यूज करेंगे और मिजोप्रोस्टल टैबलेट योनि मार्ग द्वारा देंगे ताकि उपयोग कर लेंगे। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोवाइड करेंगे, सेडेटिव ड्रग का उपयोग करेंगे और बेबी को डिलीवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेबर इंडक्शन बेबी द्वारा क्या करेंगे, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया का रिचार्ज। इसके अलावा सीजरियन सेक्शन भी कर सकते हैं एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में। गंभीर प्री एक्लेम्शिया की स्थिति में भी सीजरियन सेक्शन कर लेंगे, मां की आयु अधिक होने की स्थिति में सीजरियन सेक्शन करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव पेल्विस की स्थिति में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की स्थिति में भी क्या करेंगे, सीजरियन सेक्शन करेंगे। माल प्रेजेंटेशन की स्थिति है तो भी आप सीजरियन सेक्शन कर देंगे। कॉन्शियस अनकॉन्शियस रोगी है तो भी आप लोग क्या करेंगे, सीजरियन सेक्शन कर देंगे। और रेस्टलेस की कंडीशन में है तो भी आप सीजरियन सेक्शन करने की कोशिश करेंगे पूरी तौर से। ठीक है, डिलीवरी के दौरान द्वितीय अवस्था में फोर्सेप का उपयोग तथा प्रसव की तृतीय अवस्था के दौरान ऑक्सीटोसिन का उपयोग कर करके भी आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रसव के दौरान आर्गोमेट्रिन का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये रक्त दाब को और क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, प्रसव के दौरान आपको क्या करना है, एर्गोमेट्रिन टेबलेट नहीं देनी है, एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन वगैरह नहीं प्रोवाइड कराना क्योंकि ये रक्त दाब को और बढ़ा देगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे, प्रसव की बात की जाने वाली है, प्रसव के बाद में क्या केयर करेंगे, बेबी डिलीवर्ड हो गया उसके बाद में आप क्या करेंगे, निरंतर बीपी का अवलोकन करेंगे। ठीक है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। ठीक है, यूरिन आउटपुट 30 ml हावर से कम हो तथा 50 ml डेक्सट्रोज का उपयोग करेंगे। ठीक है, यूरिन आउटपुट क्या 30 ml पर आवर से कम होगा तो आप क्या करेंगे, 5% डेक्सट्रोज का उपयोग करके इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, उसको इंट्रावेनस फ्लूइड दे करके क्या करेंगे, आप यूरिन आउटपुट को बढ़ाएंगे। डोपामिन जो है वो क्या करेंगे, आप लोग प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। डोपामिन जो है आप उसमें देखेंगे वेट के अकॉर्डिंग वगैरह पर मिनट में कितना देना है, कितनी बीपी है, बीपी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, डोपामिन इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या हो, बीपी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग, मैनेजमेंट महिला के बार को प्रतिदिन अवलोकित करेंगे, महिला को पर्याप्त मात्रा में आराम करवाएंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिथाइल डोपा वगैरह जो होती है, लेबेटोलॉल वगैरह जो होती है, निफाइडिपिन। ठीक है, और इसके अलावा प्रति सप्ताह बीटा मेथासोन का उपयोग भी करेंगे। ठीक है, प्रतिदिन यकृत किडनी का अवलोकन भी करेंगे। प्रतिदिन फीटल गतिविधि को काउंट भी करना है। प्रति 2 सप्ताह के अंतराल पर क्या करना है, आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का यूज भी करेंगे आप लोग नर्सिंग मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया में ये रोग की अवस्था ऐसी होती है जिसके अंदर क्या कन्वर्जन होने लग जाते हैं। ठीक है, और गर्भावस्था के 36 सप्ताह पूर्ण होने पर कन्वर्जन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, प्री एक्लेम्शिया में तो क्या होता है, प्रोटीनूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन होता है। अब लेकिन इसमें तो कन्वर्जन भी आने लग गए। ठीक है, तो कन्वर्जन भी आ जाएंगे तो प्री एक्लेम्शिया के लक्षणों के साथ में कन्वर्जन आ जाना वो क्या कहलाता है, एक्लेम्शिया कहलाता है। ठीक है, और 36 सप्ताह की अवधि पूर्ण होने के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कन्वर्जन। मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप लोग, कन्वर्जन की अवस्था के दौरान सर्वप्रथम रोगी के एयरवे को मेंटेन करेंगे, रोगी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पूर्ति करेंगे, रोगी को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखेंगे। रोगी के शारीरिक डायस्टोलिक दाब जो है वो है 95 से एक 105 mmHg के 105 mmHg के स्तर पर रखना है। रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, डायनामिक स्थिरता को बनाए रखेंगे। प्रसव पश्चात 24 से 48 घंटे तक रोगी को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन की रोकथाम में तो MgSO4 का उपयोग करेंगे आप लोग। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ सिंड्रोम ये पढ़ेंगे अपन लोग कल।
आज हम बात करेंगे हेल्प सिंड्रोम के बारे में। हेल्प सिंड्रोम होता है क्या है? प्री एक्लेम्पशिया की कॉम्प्लिकेशंस के कारण हेल्प सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी प्री एक्लेम्पशिया जो होता है, प्रोटीनूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन जो होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण क्या हो जाता है? हेल्प सिंड्रोम हो जाता है, जिससे निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। कौन कौन से निम्न लक्षण प्रकट होते हैं देखेंगे। एक तो हिमोलाइटिक एनीमिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रकट होता है। इसके अलावा एलिवेटेड लिवर एंजाइम प्रकट होता है, और इसके अलावा लोअर प्लेटलेट काउंट प्रकट होते हैं। अत्यधिक गंभीर अवस्था के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख पर एमएम से कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? लो प्लेटलेट काउंट कहते हैं। आया समझ में? क्या कहते हैं कि अत्यधिक गंभीर अवस्था के दौरान प्लेटलेट की संख्या जो है वो कितने जाना, 1 लाख से कम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? लो प्लेटलेट काउंट कहा जाता है। ठीक है, हेल्थ सिंड्रोम समझ में आया आपको कि प्री एक्लेम्पशिया के कॉम्प्लिकेशन के कारण जो होता है वो क्या हो जाता है? प्री एक्लेम्पशिया जो होता है ना, उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण जो होता है वो हेल्थ सिंड्रोम जो होता है वो प्रकट होने लग जाता है, हेल्थ सिंड्रोम प्रकट होता है। और हेल्थ सिंड्रोम के जो लक्षण कौन कौन से? हिमोलाइटिक एनीमिया, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट। अत्यधिक गंभीर अवस्था के दौरान प्लेटलेट की संख्या कितनी हो जाती है? 1 लाख से कम हो जाती है, वो क्या कहलाता है? आपका लो प्लेटलेट काउंट कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग इसके अंदर? इसका जो ट्रीटमेंट है इस तरीके से करेंगे आप लोग। ऑक्सीटोसिन के द्वारा आप क्या करेंगे? प्रसव का इंडक्शन करवाएंगे, सीजरियन सेक्शन करवाएंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, प्लेटलेट की संख्या यदि 40,000 से कम हो जाती है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करनी है आपको। ठीक है, इसके अलावा हीमोटोक्रेट का स्तर 30% से कम हो जाता है या पैक्ड रेड सेल का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और हीमोटोक्रेट का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा? 30% से कम हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? पैक्ड रेड सेल, पीआरसी, पैक्ड रेड सेल जो होती है उनका क्या करोगे? ट्रांसफ्यूजन करोगे। यानी कि क्या क्या करेंगे आप लोग कि ऑक्सीटोसिन द्वारा क्या कर दोगे? आप प्रसव का इंडक्शन करा के प्रसव करवा देंगे। ठीक है, सीजरियन सेक्शन भी करवा सकते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर लेंगे, 40,000 से कम की प्लेटलेट्स काउंट है तो आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर लो। और हीमेटोक्रेट का स्तर जो है 30% से कम है तो पैक्ड रेड सेल्स जो आती है, ठीक है, उसका क्या कर लो? आप ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में? प्रिवेंशन ऑफ प्री एक्लेम्पशिया। प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे प्री एक्लेम्पशिया का? कैल्शियम का उपयोग करेंगे, डोज 2 mg पर डे, गर्भावधि 15 सप्ताह के बाद में उपयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन का उपयोग करेंगे, डोज 75 mg पर डे। जीआरआई प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सेन के निर्माण को अवरुद्ध करना है। ठीक है, यानी कि थ्रोम्बो जो आपके क्लॉट्स वगैरह बन रहे हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है, कैल्शियम का उपयोग किस लिए करेंगे? 2 mg पर डे देंगे ताकि क्या हो? गर्भावस्था के अंदर ये काम में लाया जा सके। ठीक है, एस्पिरिन का उपयोग करेंगे, 75 mg पर डे देंगे ताकि क्या किया जा सके? जो रक्त के थक्के वगैरह बनते हैं उनके निर्माण को अवरुद्ध किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइड्रोमिनोज। हाइड्रोमिनोज किसे कहते हैं? इस रोग को पॉलीहाइड्रोमिनोज कहा जाता है। ये एक अवस्था है जिसमें एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाती है, वो क्या कहलाती है? पॉलीहाइड्रोमिनोज कहलाता है। यानी हाइड्रोमिनोज किसे कहते हैं? कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा या तो ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, वो तो हाइड्रोमिनोज कहलाता है। और पॉली लग गया तो इसका मतलब, तो ज्यादा होना, और ओलिगो लग गया इसका मतलब क्या हो जाना? कम होना। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोमिनोज तो क्या है? हाइड्रोमिनोज, हाइड्रोमिनोज का मतलब क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का इंक्रीज या डिक्रीज होना, हाइड्रोमिनोज कहलाता है। ठीक है, पॉली लग गया इसके आगे, पॉलीहाइड्रोमिनोज लग गया, पॉलीहाइड्रोमिनोज लग गया, इसका मतलब इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, उसके अलावा और ओलिगो लग गया, ओलिगो हाइड्रोमिनोज लग गया, ओलिगो लग गया मतलब डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसमें 2000 ml से ज्यादा, ठीक है, इसमें 200 ml से कम। ठीक है, ये कंडीशन। हाइड्रोमिनोज किसे कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड का इंक्रीज या डिक्रीज होना, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या तो डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, वो क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोमिनोज कहलाता है। पॉलीहाइड्रोमिनोज, इसके दो पार्ट होते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोज और ओलिगोहाइड्रोमिनोज। और पॉलीहाइड्रोमिनोज का मतलब है इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, और ओलिगोहाइड्रोमिनोज का मतलब होता है डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। और पॉलीहाइड्रोमिनोज में 2000 ml से अधिक हो जाता है, एमनियोटिक द्रव की, एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो 2000 ml से अधिक हो जाती है, तो वो तो क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रोमिनोज
200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहलाता है। यही अवस्था आगे हम लोग पूरी तरह से ढंग से पढ़ेंगे, देखेंगे आप लोग बच्चों। इसके अंदर देखेंगे ये एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस देख लो। जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाए तो ये स्थिति गेस्टेशन अवधि के 24 सप्ताह पूर्ण होने से पहले उत्पन्न हो जाती है, तो एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाता है। ठीक है। अब मान ली पॉलीहाइड्रोमिनोस भी है, वो भी अलग अलग टाइप का होता है। पॉलीहाइड्रोमिनोस भी देखो दो टाइप का है, एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस और क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस। देखो जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाती है, ये स्थिति गेस्टेशन अवधि है के 24 सप्ताह पूर्ण होने से पहले उत्पन्न हो जाती है, एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाता है। ठीक है। क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस जब द्रव की अधिक मात्रा का आकलन गर्भावस्था के तीसरे ट्राइमेस्टर में किया जाता है, इसे क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस कहा जाता है। एक्यूट का मतलब तो क्या हुआ कि जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाए, और ये कब हो कि 24 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही उत्पन्न हो जाए, यानी कि जो प्रेगनेंसी के 24 सप्ताह है उससे पहले हो जाए, तो वो तो क्या कहलाता है, एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाता है। लेकिन होना कितने पे चाहिए, 2000 ml से अधिक होना चाहिए। अभी अपन ने पढ़ा था 2000 ml से ज्यादा होगा एमनियोटिक फ्लूइड तो पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाएगा। तो 2000 ml से ज्यादा हो गया है, लेकिन कब हुआ है, 24 सप्ताह प्रेगनेंसी पूर्ण नहीं हो उससे पहले ही उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है मदर के अंदर वो कितनी हो गई है, 2000 ml से ज्यादा हो गई, तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाता है। और क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस कब कहलाता है, कि जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा गर्भावधि के प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बढ़ जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यदि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए, 2000 ml से ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है दोनों के अंदर वही कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ रही है, बस इसके अंदर जो होगा एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस के अंदर होगा, यहाँ पे कब मात्रा बढ़ेगी कि भाई 24 सप्ताह पूर्ण नहीं हुए प्रेगनेंसी के, उससे पहले ही क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई तो एक्यूट कहलाएगा। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो वो क्या कहलाएगा, क्रोनिक हाइड्रोमिनोस कहलाएगा, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस कहलाएगा। आया समझ में, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कारण से हाइड्रोमिनोस पॉलीहाइड्रोमिनोस हो सकता है। तो आरएच के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, आरएच फैक्टर के प्रभाव गर्भावधि के दौरान भी हो सकता है, माँ का मधुमेह रोग से ग्रसित होने की वजह से भी हो सकता है, माँ को हृदय से संबंधित रोग है, माँ को रीनल संबंधित कोई समस्या है, यानी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है तो भी हो सकता है, क्रोनिक एंजियोना ऑफ प्लेसेंटा के कारण भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी की अवस्था में मतलब भ्रूण को यदि एननसिफेली रोग है तो भी हो सकता है। एननसिफेली रोग का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क का क्या होना, मस्तिष्क प्रेजेंट नहीं होना, एननसिफेली कहलाता है। ठीक है। भ्रूण को पाचन तंत्र से संबंधित समस्या जैसे इसोफेजियल एट्रेक्सिया है, ठीक है, एट्रेजिया है, ओम्फालोसिल है, गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार का संक्रमण जैसे रूबेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, गुणसूत्रीय असामान्यता होने की स्थिति में भी जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह होगा, तो इसकी वजह से फीमेल के अंदर ये देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पॉलीहाइड्रोमिनोस देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, देखेंगे पीड़ादायक श्वसन देखने को मिलेगी, बच्चे में पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, मदर में पैरों में सूजन देखने को मिलेगी, मदर में त्वचा में तनाव देखने को मिलेगा, त्वचा पर उपस्थित बड़े आकार के स्टेयर देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल कृत अधिक हो जाएगी और भ्रूणीय अंगों का पर्याप्त अवलोकन नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स के अंदर आपको ये सब चीज देखने मिलेगी मदर के अंदर, यानी पीड़ा होगी, श्वसन वाली पीड़ादायक श्वसन होगी, सांस लेके जब दर्द होगा, पाल्पिटेशन भी कर पाओगे, पैरों में सूजन देखने को मिलेगी, मदर की त्वचा में तनाव देखने को मिलेगा, मदर की त्वचा के ऊपर बड़े बड़े आकार की जो लाइन इस तरीके की लाइंस बन जाएगी, स्टेयर्स बन जाएंगे, एब्डोमिनल ग्रोथ बढ़ जाएगा, एब्डोमिन का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और भ्रूणी अंगों का पर्याप्त अवलोकन नहीं कर पाओगे, भ्रूण के जो अंग है उनका अवलोकित नहीं कर पाओगे, जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो ब्लड बच्चा है भ्रूण जो है वो अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा, तो आप यदि उसको प्रेस करने की कोशिश भी करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड को तो बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, भ्रूणी अंगों का पर्याप्त अवलोकन नहीं कर पाओगे। क्लियर है। मैनेजमेंट के किस तरीके से करेंगे, मैनेजमेंट में आप ये कर सकते हैं कि आप सोनोग्राफी के परीक्षण करके आप लोग क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, निदान के रूप में आप एमनियोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लेसेंटल बायोप्सी के दौरान, फिर प्लेसेंटल बायोप्सी भी ली जा सकती है। इसके अलावा मात्रत एंटीबॉडी का मधुमेह स्क्रीनिंग में टॉर्च सीरोलॉजी की जांच की सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हो कि मात्रत एंटीबॉडी जो आरएच वगैरह है इनका जो फैक्टर्स वगैरह चेक कर सकते हैं, मधुमेह की स्क्रीनिंग या डायबिटीज वगैरह मदर में तो नहीं है उसका पता लगा सकते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन तो नहीं है उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है। ट्रीटमेंट में ये है कि सीरियल एमनियोटिक फ्लूइड डिकम्प्रेशन फुल व्यू में, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को 500 ml पर आवर की दर से हटाएंगे। एमनियोसिंथेसिस की 3 सप्ताह बाद
लेबर का इंडक्शन किया जाता है। झिल्लियों के फटने के बाद ऑक्सीटोसिन को क्या करना है, आईवी मार्ग द्वारा क्या करना है, आईवी मार्ग द्वारा उपयोग में लाना है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे आप लोग ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्या है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस को मतलब अभी मैंने बताया था कि 200 ml से कम हो जाना, क्या हो जाना, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाना, वो क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहलाता है। कारण किस किस का हो सकता है, भ्रूणीय वृद्धि की अवरुद्धता के कारण भी हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, गंभीर गंभीर प्री-एक्लेम्पशिया के कारण भी हो सकता है, किडनी रोग के कारण भी हो सकता है, भ्रूण में जन्मजात विकृति होने के कारण भी हो सकता है, और अनडिटेक्टेड प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से भी क्या हो सकता है, अनडिटेक्टेड प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी प्री रप्चर ऑफ रप्चर पहले से प्री क्या रप्चर मेम्ब्रेन जो है पहले से रप्चर हो गई है, तो धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, तो जो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में। डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप, गर्भाशय का अगर एमनियोटिक की अवधि से कम होना होता है, भ्रूणीय गतिविधि का कम हो जाती है, माल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। ठीक है, उपचार किस तरीके से करेंगे, गर्भकाल के 20 सप्ताह से पूर्ण यदि झिल्लियां पहले फट जाती है तो गर्भ का टर्मिनेशन कर दिया जाता है। यदि 20 सप्ताह से पहले यदि प्रेगनेंसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी पड़ गई है, ठीक है, जितनी भी झिल्लियां हैं वो रप्चर्ड हो चुकी है, तो आप क्या कर देंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, वहीं पे अबॉर्ट कर देंगे। और यदि गर्भावधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रसव क्रिया के द्वारा, यदि गर्भावधि पूर्ण हो चुकी है और फिर झिल्लियां फट रही है, गर्भावधि पूर्ण होकर के धीरे धीरे झिल्लियां फटने लग गई, तो आपको पता पड़ गया प्रेगनेंसी पूर्ण हो चुकी है, बेबी को आज नहीं तो कल डिलीवर्ड करवाना ही है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो उसको ऑक्सीटोसिन वगैरह देके इंडक्शन ऑफ डिलीवरी के द्वारा, इंडक्शन ऑफ लेबर के द्वारा क्या करते हैं, बेबी को डिलीवर्ड करा देंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद जो बेबी होगा उसको इंसेंटिव केयर यूनिट, आईसीयू जो होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू के अंदर उसके अंदर रख करके, एनआईसीयू यूनिट इंटेंसिव केयर यूनिट है, उसके अंदर रख के उसको केयर दे देंगे। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखेंगे आप लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस प्रकार की गर्भावस्था के दौरान निषेचित अंडा गर्भाशय गुहा के अतिरिक्त भाग में आरोपित हो जाता है, होकर विकास करता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। इस प्रकार की गर्भावस्था के अंदर क्या होता है, जो इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो होता है, निषेचित अंडा जो होता है, फर्टिलाइज जो ओवम होता है, वो गर्भाशय के अंदर न इम्प्लांट होकर के बाहर किसी भी पार्ट के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, अतिरिक्त किसी भाग के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, यूट्रस के अलावा अदर किसी पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे कहते हैं कि निषेचित फर्टिलाइज जो ओवम है वो गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट ना होकर अदर किसी पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। कारण क्या होगा इसका, शारीरिक एनाटॉमिकल बनावट के कारण हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब की गुहा में किसी कारण संकुचन ना होने के कारण हो सकता है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के कारण हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण हो सकता है, नपुंसकता के कारण भी हो सकता है, गर्भधारण हेतु असिस्टेड तकनीकों का उपयोग करने के कारण भी हो सकता है। क्या समझ में, क्लियर। क्लासिफिकेशन में देखेंगे आप लोग, गर्भाशय एक्टोपिक गर्भावस्था 1.5% केसेस में इस प्रकार की गर्भावस्था होती है। ये 3 प्रकार की होती है, एक तो सर्वाइकल, एंगुलर और कॉर्नियल। ये 3 प्रकार की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इस 3 प्रकार की देखने को मिलती है हमारे को। सबसे ज्यादा और सबसे कम 1.5% केसेस के अंदर ही यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें सर्वाइकल, एंगुलर और कॉर्नल जो होता है वो उस तरह की प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा यूट्राइन गर्भावस्था भी होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन गर्भावस्था में यूट्रस के अलावा अन्य अन्य भाग में गर्भधारण करने से ये अवस्था होती है, निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट तो होती है गर्भाशय एक्टोपिक गर्भावस्था, 1.5% केसेस में इस प्रकार की गर्भावस्था होती है। 3 प्रकार की होती है, सर्वाइकल, एंगुलर और कॉर्नियल। ठीक है, उसके अलावा एक और होती है एक्स्ट्रा यूट्राइन गर्भावस्था भी होती है, यूट्रस के अलावा अन्य भाग में गर्भधारण करने से ये अवस्था होती है, निम्न प्रकार की होती है। उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन गर्भावस्था कहते हैं। सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, 97% केसेस के अंदर ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, 97% केसेस, और 97% फीमेल्स के अंदर जो होगी वो ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो 4 प्रकार की होती है, ये जो होती है सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाने वाली ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। ये भी 4 प्रकार की होती है। क्यों 4 प्रकार की होती है, कि जितने पार्ट फैलोपियन ट्यूब के अंदर होंगे उसके अंदर जितने पार्टों के अंदर यदि बच्चा कंसीव होता है, ठीक है, इम्प्लांट वही हो जाता है, ओवम है जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, यदि फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर इम्प्लांट होगा तो उस पार्ट के नाम से वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी चली जाएगी। तो देखेंगे एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एम्पुला वाला पार्ट जो होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो जाना, ठीक है, तो वो क्या कहता है, एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। एम्पुलरी प्रेगनेंसी उसमें क्या होता है, 5% केसेस में इस प्रकार की प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलती है,
5% केसेस में ही इस प्रकार की प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा स्तमस वाला पार्ट, स्तमस जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो फैलोपियन ट्यूब का जो स्तमस वाला पार्ट है उसके अंदर ही प्रेगनेंसी का कंसीव हो जाना। जैसे क्या बोलते हैं, स्तमस जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलती है, 25% केसेस में देखने को मिलती है इस प्रकार की एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके अलावा इनफंडिबुलम जो है, इनफंडिबुलम एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो 18% केसेस में देखने को मिलती है। ये भी क्या एक फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, इनफंडिबुलम भी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और यहाँ पे कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलती है, 18% केसेस में इस तरह की प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, इनफंडिबुलम एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। और उसके बाद में लास्ट में इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी, इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, ये भी एक इंटरस्टिशियल वाला पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और यहाँ पे जो प्रेगनेंसी देखने को मिलती है 20% केसेस में इस प्रकार की प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ट्यूबल प्रेगनेंसी में होगा, ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब है जो ट्यूब के अंदर जितने पार्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी बनेगी वो क्या कहलाएगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी कहलाएगी। 97% केसेस के अंदर ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। उसके बाद में देखेंगे आप लोग ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, 5% केसेस में अंडाशय गर्भधारण हो जाता है। 5% केसेस में क्या हो जाता है, अंडाशय गर्भधारण हो जाता है। एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, देखेंगे। ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलती है, 5% केसेस के अंदर जो होता है वो जो होता है कि अंडाशय के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, वो कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलता है, 5% केसेस में। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है जिसमें एब्डोमिनल वाले पार्ट के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर क्या हो सकता है, वो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो 1% केसेस में इस प्रकार की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी प्रेगनेंसी होती है। इस प्रकार ये भी दो प्रकार में बांटी जा सकती है, एक तो इंट्रापेरिटोनियल और एक एक्स्ट्रापेरिटोनियल। ठीक है, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो कितने परसेंट केसेस में देखने को मिलती है, 1% केसेस के अंदर देखने को मिलती है। और ये भी दो प्रकार में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो प्राइमरी पार्ट में डिवाइड होती है और एक सेकेंडरी पार्ट में डिवाइड होती है। यानी कि सेकेंडरी उदरीय गर्भावस्था और प्राइमरी उदरीय गर्भावस्था और सेकेंडरी उदरीय गर्भावस्था, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी और सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। इसके अंदर ये भी दो प्रकार में बढ़ जाएगी, एक तो इंट्रा पेराटोनियल और एक एक्स्ट्रा पेराटोनियल। इंट्रा पेराटोनियल में ये होगा सामान्यतः इसी प्रकार की उदरीय गर्भावस्था होती है और एक्स्ट्रा पेराटोनियल में कम मात्रा में होती है। ठीक है, सामान्यतः जो इंट्रा पेराटोनियल होती है सबसे ज्यादा यही देखने को मिलती है। यदि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो सबसे ज्यादा इंट्रा पेराटोनियल देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा पेराटोनियल बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। यदि 1% एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है किसी पर्सन के अंदर तो सबसे ज्यादा कौन सी देखने को मिलती है, इंट्रा पेराटोनियल देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा पेराटोनियल नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी निश्चित अंडों को गर्भाशय गुहा में आरोपित होने से रोकने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा नहीं रुकने के कारण, जो गर्भाशय गुहा में आरोपित होने से नहीं रुकने के कारण, रुकने वाले कारकों के कारण भी हो सकता है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण हो सकता है, पेल्विक में इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज हो रही है इसके कारण भी हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, उदरी पीड़ा की उपस्थिति देखने को मिलेगी, आपको इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज देखने को मिलेगा। रक्त परीक्षण करेंगे जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर चेक करेंगे, आरएच का समूह का निदान करेंगे आप लोग डायग्नोसिस में। टोटल डिफरेंशियल काउंट्स वगैरह देखेंगे आप लोग, सोनोग्राफी देखेंगे, क्लूडोसिंथेसिस करेंगे आप लोग, एससीजी हार्मोन के स्तर का आकलन करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, सीरम प्रोजेस्टेरोन के स्तर का आकलन करेंगे डायग्नोसिस में। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे, रोगी को रिससिटेशन तथा लेप्रोटोमी द्वारा उपचारित करेंगे। रोगी को सामान्य स्थिति में आने के बाद 5% डेक्सट्रोज को आईवी रूट के माध्यम से चढ़ाएंगे और लेप्रोटोमी के अंतर्गत उदर की मध्यम रेखा से इंसिजन किया जाएगा। ठीक है, ये एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसलिए। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप, मिथोरेक्सेट देंगे, पोटेशियम क्लोराइड देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लूकोज देंगे, हाइप्रोस हाइपर ऑस्मोलर भी देंगे। ठीक है, मेफिस्ट्रोन भी देंगे, आती औषधियों का क्या करेंगे आप लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, गर्भवती उसके परिवार को मानसिक सहारा प्रदान करेंगे। उपचार के तरीका को महिला व उसकी पीढ़ी परिवार को सही तरीके से समझाएंगे। उदरीय पीड़ा के प्रकार का क्षेत्र का अवलोकन करेंगे, महिला को पर्याप्त मात्रा में आराम प्रदान करने को देंगे, पीड़ानाशक औषधि का उपयोग करेंगे, डाइवर्जनल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, जैविक चिन्हों का नियमित आकलन करेंगे, इनटेक और आउटपुट चार्ट जो है बिल्कुल सही तरीके से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यदि यूरिन आउटपुट वाइटल साइन में कोई परिवर्तन होता है तो चिकित्सक को सूचित करेंगे और शल्य क्रिया के दौरान संक्रमण का बचाव करेंगे। क्लियर है, आगे समझ में। इसके अलावा देखेंगे हम लोग समयपूर्व झिल्ली का फटना, गर्भावस्था के रोग। समयपूर्व झिल्ली का फटना और गर्भावस्था के रोग कौन कौन से होते हैं देखेंगे हम लोग। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है देखेंगे आप लोग। मूत्र मार्ग में निम्नलिखित भाग होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होती है, 3 पार्ट्स होते हैं। यदि इन भागों में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो यूटीआई कहलाता है। ठीक है, यूरेटर, किडनी और
यूरिथ्रा, इन तीनों भागों के अंदर किसी भी भाग के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट के पास होने से पुरुष की तुलना में यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा रहती है। महिलाओं के अंदर क्या होती है, यूरिथ्रा जो होती है ना वो बिल्कुल पास में, URETHRA, यूरिथ्रा यूरिनरी ट्रैक्ट के पास में होती है। यूरिथ्रा जो होती है बिल्कुल पास के अंदर ही होती है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट के बिल्कुल पास में होती है, इसलिए फीमेल के अंदर यूटीआई देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। यूटीआई सबसे ज़्यादा संभावना किसके अंदर होती है, फीमेल में देखने को मिलती है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो कारण क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ई कोलाई कैलेबिसिला के कारण भी, स्यूडोमोनास वगैरह जो है ये बैक्टीरिया इनके जैसे किडनी और पथरी के निर्माण की वजह से हो सकता है, मधुमेह रोग के कारण भी हो सकता है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण भी हो सकता है, और असुरक्षित जीवन संबंध के कारण भी क्या देखने को मिल सकता है, यूटीआई देखने को मिल सकता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखेंगे यूटीआई के अंदर, मूत्र विसर्जन के दौरान पीड़ा होगी, रात में नींद के दौरान मूत्र त्याग में प्रॉब्लम होगी, गर्भावस्था के अंदर ये मूत्र में रक्त आएगा, उल्टी आना, ज्वर दिखना, जी घबराना, उदरीय पीड़ा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये काटेंगे आप। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, कल्चर टेस्ट करेंगे आप लोग, स्वास्थ्य टेस्ट करेंगे और मूत्र विश्लेषण करेंगे। ठीक है, टेस्ट में आप कल्चर टेस्ट, स्वाब टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट करेंगे, जननांग मात्र में मूत्र मार्ग की स्वच्छता की उपयुक्त देखभाल करेंगे, पर्याप्त द्रव का सेवन करेंगे, एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे जिसमें एमोक्सिसिलिन वगैरह देंगे, उदरी पीड़ा को दूर करने के लिए हॉट एप्लीकेशन का यूज करेंगे, एब्डोमिनल पार्ट में प्रतिदिन 2 लीटर पानी का उपयोग करेंगे, ज्वर के उपचार है तो एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज करेंगे, पूर्ण नशक औषधि का यूज करेंगे, सर्जिकल उपचार करेंगे, नियमित शारीरिक देखभाल करेंगे और उपयुक्त पोषण प्रदान करेंगे पेशेंट को। ठीक है, आया समझ में क्लियर। उसके बाद में आता है आपका एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, देखो रक्त मुख्यतः ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, रक्त जो होता है वो किससे मिलकर के होता है, प्लाज्मा भी होता है इसके अंदर और ब्लड भी होता है, ब्लड सेल्स भी होती है, सभी से मिलकर के क्या बनता है, आपका रक्त बनता है, ब्लड बनता है। ब्लड सेल में सर्वाधिक मात्रा में रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी जो होती है 608:1 के अनुपात में पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, O2 का संवहन करना होता है। ठीक है, आरबीसी में स्थित हीमोग्लोबिन क्या कार्य यह कार्य करता है, आरबीसी में जो स्थित हीमोग्लोबिन जो होता है वो O2 का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को कैरी आउट करने का काम करता है। 1 हीमोग्लोबिन का अणु 40 अणु के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे आप लोग संरचना, हीमोग्लोबिन का निर्माण 2 घटकों से मिला होता है, कौन कौन से, एक तो हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बनता है। हिम से तात्पर्य होता है लोह तत्व और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हिम का मतलब होता है लोह तत्व और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, अतः हीमोग्लोबिन एक प्रकार का मेटलोप्रोटीन होता है। कौन सा होता है, मेटलोप्रोटीन होता है, लोह तत्व वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम पर डीएल से कम हो जाती है तो ये अवस्था क्या कहलाती है, आपकी एनीमिया कहलाती है। रक्त में यदि हीमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम पर डीएल से कम हो जाएगा तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, आपकी एनीमिया कहलाती है। सामान्य पुरुष के शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है, जबकि सामान्य महिला में जो होता है हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 10 ग्राम पर डीएल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी 2 प्रकार से हो सकती है। शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो कितने प्रकार से हो सकती है, 2 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी तरीके से हो सकती है, एक तो देखेंगे हम लोग फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखेंगे, क्या देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखेंगे। शरीर अपने आंतरिक वातावरण के नियमन हेतु विभिन्न कार्य की प्रक्रिया संपन्न करता है, यदि इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहा जाता है। शरीर अपने क्या होता है, आंतरिक वातावरण के नियमन के लिए क्या करता है, बहुत सारी प्रोसेस को, कार्य की परिवर्तन, तो बहुत सारी कार्य की प्रक्रिया को क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर संपन्न करता है। यदि इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान किसी प्रकार की फिजियोलॉजी प्रोसेस के दौरान ब्लड में हीमोग्लोबिन, इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान क्या जाता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहलाता है। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया के, गर्भावस्था में शरीर में O2 की डिमांड बढ़ जाती है और ट्विंस प्रेगनेंसी के कारण भी क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है। क्लियर है। फिर उसके बाद में एक पैथोलॉजिकल एनीमिया, एक तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया देख लिया, फिजिकल चेंजेस होने की वजह से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाना, और एक पैथोलॉजिकल एनीमिया हो सकता है, इसके अंदर देखेंगे शरीर में किसी प्रकार के कारक की कमी के कारण, संक्रमण के कारण अथवा आनुवंशिकता के कारण हीमोग्लोबिन लेवल का घट जाना, इसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। यानी कि शरीर में किसी भी कोई कमी के कारण, किसी संक्रमण के कारण या आनुवंशिक कारण के कारण हीमोग्लोबिन लेवल का जो क्या हो जाना, घट जाना, वो क्या कहलाता है, आपका पैथोलॉजिकल एनीमिया कहलाता है।
पैथोलॉजिकल एनीमिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो आनुवांशिक रक्तअल्पता यानी आनुवांशिकी एनीमिया, हेरिडिटी एनीमिया, और एक होता है पोषण संबंधी एनीमिया यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? आनुवांशिकी रक्तअल्पता क्या होती है? यदि रक्त में एचबी के स्तर का कम होने के कारण आनुवांशिक जीन्स स्थानांतरण हो तो जेनेटिक एनीमिया कहलाता है। यदि एचबी स्तर के कम होने के कारण आनुवांशिक जीन इस तरीके के स्थानांतरित होते हैं, यदि रक्त में एचबी का स्तर कम है किसी मदर फादर के अंदर और वहां से आनुवांशिक जीन स्थानांतरण होता है तो जेनेटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। और पोषण संबंधी रक्तअल्पता में यदि शरीर में एचबी के स्तर कम होने के कारण पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशनल एनीमिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग पैथोलॉजिकल एनीमिया जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन हम कर करें। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल एनीमिया के बारे में। पैथोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है? शरीर में किसी प्रकार की कमी, संक्रमण अथवा आनुवंशिक कारण से हीमोग्लोबिन लेवल घट जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। तो हमने कल फिजियोलॉजिकल एनीमिया पढ़ा था। फिजियोलॉजिकल एनीमिया के बाद आज हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया। तो पैथोलॉजिकल एनीमिया क्या कि शरीर में किसी भी कारक की कमी के कारण, ठीक है, उसके अलावा संक्रमण के कारण या आनुवंशिक के कारण हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। उसे क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। ये निम्न प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है पैथोलॉजिकल एनीमिया। एक तो आनुवंशिक एनीमिया और एक पोषण संबंधी एनीमिया होता है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे आनुवंशिक एनीमिया के बारे में। यदि रक्त में एचबी का स्तर कम होने के कारण आनुवंशिक जीन स्थानांतरित होता है तो जेनेटिक एनीमिया कहलाता है। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बहुत कम है, उसके कारण आनुवंशिक जीन स्थानांतरण, उसके कारण क्या होता है? आनुवंशिक जीन स्थानांतरण होता है। कौन सा वाला होगा? एनीमिया वाला आनुवंशिक जीन स्थानांतरण होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जेनेटिक एनीमिया कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा पोषण संबंधी रक्ताल्पता में देखेंगे यदि शरीर में एचबी स्तर के कम होने के कारण पोषक तत्वों का अभाव होता है तो उसका क्या होता है? उसे ये कहते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। यदि पोषक तत्वों के अभाव के कारण एचबी हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशनल एनीमिया कहते हैं। पोषक संबंधित रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल एनीमिया में सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग अनुवांशिक एनीमिया, जिसे हेरिडिटी एनीमिया भी कहते हैं। वह एनीमिया जिसका कारण अनुवांशिक होता है। ठीक है, ऐसा एनीमिया जिसका कारण जो होता है हेरिडिटी यानी अनुवांशिक होता है वो क्या कहलाता है? अनुवांशिक एनीमिया कहलाता है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन की संरचना में एक भाग ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जिसमें अमाइनो एसिड की दो चेन होती है। दो चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? दोनों चेनों के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और दोनों चेनों के अंदर कितने होते हैं? टोटल दो चेन होती है, प्रत्येक चेन के अंदर कितने? प्रत्येक चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं और दो चेन में, दो बीटा चेन के अंदर कितने परसेंट होते हैं? 146 अमाइनो एसिड होते हैं। थैलेसीमिया रोग के अंदर क्या होता है? बीटा चेन का जो होता है, बीटा चेन का क्या होता है? संश्लेषण नहीं हो पाता, जिससे आरबीसी में संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है तथा हीमोग्लोबिन का उपयुक्त मात्रा में निर्माण नहीं होता है तथा ये ऑटो का पर्याप्त परिवहन नहीं कर पाता, जिससे आरबीसी नष्ट हो जाती है। ठीक है, थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो बीटा चेन जो होती है उनका संश्लेषण नहीं होगा और संश्लेषण नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है? आरबीसी जो होती है उनकी संरचना में क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाता है। और संरचना में चेंजेस आने की वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर उनके ऊपर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता की वजह से क्या हो जाता है? ऑटो का परिवहन नहीं होता है और ऑटो का यदि परिवहन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आरबीसी जो जाती है नष्ट कर हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? इसके डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे आप लोग? ब्लड टेस्ट करवाएंगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएंगे और आरएच फैक्टर की जांच करवाएंगे। ठीक है, क्लियर? इसके लिए देखिए, और इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे आप लोग? नियमित रूप से शारीरिक अवलोकन करेंगे गर्भवत शिशु का। ठीक है, इंटेंसिव केयर प्रदान करेंगे आप लोग। भ्रूण की वृद्धि का अवलोकन करेंगे। प्रारंभिक गर्भकाल का पता लगाकर एमटीपी कब किया जाएगा? प्रारंभिक गर्भकाल में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो एमटीपी किया जा सकता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देंगे और एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। आया समझ में? क्लियर? थैलेसीमिया की कंडीशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी क्या होता है? ये भी एक क्या होता है? आनुवांशिक प्रकार का एनीमिया होता है, जिसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके छठे स्थान पर, सॉरी, क्या होता है इसमें? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है ना, बीटा चेन के अंदर जो छठे स्थान 6 नंबर के ऊपर क्या हो जाता है? ग्लूटामिक जो अमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड के स्थान पर वैलिन अमाइनो एसिड क्या हो जाता है? आ जाता है। ठीक है, आ जाने से, ठीक है, क्या जाता है
कि जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में जो छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड होता है, उसके स्थान पर कौन आ जाता है, वेलिन अमाइनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पूरी जो श्रृंखला होती है वो क्या हो जाती है, संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है। जिससे आरबीसी का आकार किस तरीके का हो जाता है, हंसिया आकार का हो जाता है। जिन लोगों में इस रोग की उपस्थिति होती है उन्हें मलेरिया का संक्रमण नहीं होता। जिन लोगों में इस रोग की उपस्थिति होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, मलेरिया का संक्रमण नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप लोग, ब्लड टेस्ट कराएंगे, आरबीसी काउंट करेंगे और एचबी टेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे आप लोग, मैनेजमेंट में करेंगे आप गर्भवती महिला का नियमित अवलोकन करेंगे, ठीक है, और उसका उपचार करेंगे। आरबीसी निर्माण अधिक हो इसलिए रोगी को क्या करेंगे, हिल स्टेशन वाले पार्ट में भेजेंगे, ताकि क्या हो, हिल स्टेशन पे जाएगा वो अच्छे से रहेगा, एनवायरनमेंट के साथ में रहेगा, तो उसमें क्या होगा, आरबीसी का निर्माण ज़्यादा होगा। दर्द निरोधक औषधियों का उपयोग करेंगे, निर्जलीकरण का उपचार करेंगे, रोगी को उपयुक्त पोषण प्रदान करेंगे। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में देखेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्वों की कमी हो जाने से पोषण संबंधी एनीमिया हो जाता है। ये निम्न प्रकार का होता है। हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु क्या होता है, भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु क्या होता है, भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्वों की कमी हो जाने से क्या हो जाता है, पोषण संबंधी एनीमिया हो जाता है। यदि आपको हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कौन सा हो सकता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया जाता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया जाता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है देखेंगे आप लोग। ठीक है, न्यूट्रिशनल एनीमिया भी होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है वो किसकी वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला जो एनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। इसमें क्या हो जाता है, आयरन का अभाव हो जाता है। ठीक है, आयरन का अभाव हो जाता है, और आयरन का अभाव होने की वजह से क्या होता है, O2 की आपूर्ति परिवहन नहीं हो पाता है, तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, बॉडी को क्या हो जाती है, ऊर्जा नहीं मिल पाती है। ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या हो जाती है, बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल जाती, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, O2 का परिवहन पूरी तौर से नहीं हो पाएगा, और ऊर्जा की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, कारण क्या क्या सकता है, गर्भकाल में आयरन डिमांड बढ़ाना। गर्भकाल के अंदर कारण करो तो कॉजेज में क्या करोगे आप, कॉजेज किस किस कारण से होता है, गर्भकाल के अंदर आयरन की डिमांड कम होने की वजह से होता है, शारीरिक वृद्धि के दौरान आयरन डिमांड बढ़ने की वजह से हो सकता है, गर्भकालीन हार्मोन परिवर्तन की वजह से होता है, पोषण में आयरन के अभाव के कारण क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। क्लियर है, कारस के अंदर। ठीक है, साइड एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, भूख नहीं लगती है पेशेंट को, त्वचा का पीला पड़ जाता है, चक्कर आते हैं, शारीरिक कमजोरी, रक्त में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, फुल कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट कराएंगे। ठीक है, सीबीसी कराएंगे हम उसकी, एक्सरे कराएंगे, मूत्र परीक्षण कराएंगे, बोन मैरो टेस्ट करवाएंगे हम उसका। ठीक है, मैनेजमेंट में संतुलित आहार का सेवन करने के लिए बोलेंगे, गर्भकाल में अतिरिक्त मात्रा में आहार लेने को बोलेंगे, बच्चे के जन्म में अंतराल रखेंगे, शारीरिक संक्रमणों का तुरंत उपचार करेंगे, जीवाणु के संक्रमण हेतु एंटीबायोटिक्स का उपयोग करेंगे, ओरल थेरेपी के अंतर्गत फेरस सल्फेट, ओरल थेरेपी के अंतर्गत फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट देंगे, डोज 3 टैबलेट पर डे देंगे। ठीक है, ओरल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ब्लड एचबी लेवल सामान्य होने पर 1 टैबलेट पर डे 100 दिन तक कर देंगे। ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट और आयरन फॉलिक एसिड्स वगैरह के टैबलेट्स यूज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या करेंगे, इंजेक्शन को आयरन डेक्स्ट्रॉन को क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर ब्रीदिंग द्वारा देंगे, टोटल डोज जो है इन्फ्यूजन द्वारा देंगे पेशेंट को। ठीक है, अत्यधिक गंभीर एनीमिया होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और रोगी को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ये काट दो बच्चों। ठीक है, अत्यधिक गंभीर एनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और रोगी को क्या करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के आरबीसी के परिपक्वन हेतु फॉलिक एसिड साइनोकोबालेमाइन होता है। ठीक है, जो आरबीसी होता है उनका जो परिपक्व होने के लिए, मैच्योर होने के लिए फॉलिक एसिड्स और साइनोकोबालेमाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से आरबीसी का आकार जो होता है असामान्य रूप से बढ़ता है तथा यह छोटा हो जाता है। ठीक है, आरबीसी का आकार क्या होता है, असामान्य रूप से बढ़ता है या छोटा हो जाता है। कारण क्या होता है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, विटामिन बी तथा फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में अवशोषण कम हो जाता है, शरीर की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस में क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, एचबी लेवल का टेस्ट करेंगे, साइन एंड सिम्टम में देखिए जी घबराता है, शारीरिक कमजोरी आती है, उल्टी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट में करेंगे, भोजन में अतिरिक्त फॉलिक एसिड व साइनोकोबालेमाइन के पोषक तत्वों का सेवन करेंगे, नियमित शारीरिक परीक्षण करेंगे, गर्भावस्था के दौरान 4 mg फॉलिक एसिड की अम्ल की टैबलेट लेंगे। ठीक है, एएनएम की भूमिका क्या रहती है, एएनएम की भूमिका क्या रहती है, एएनएम की भूमिका क्या रहती है इसके अंदर देखो, हिमोलाइटिक जो शब्द होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, हिम से लेकर लाइसिस से मिलकर के बना होता है। हिम का मतलब होता है रक्त और लाइसिस का मतलब होता है विघटन, अर्थात रक्त के घटकों का विघटन होना क्या कहलाता है, हिमोलाइटिक कहलाता है। ठीक है, रक्त के जो तत्व कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, वाटर होता है, आरबीसी होती है, प्रोटीन होता है, प्लेटलेट्स होता है, अदर होता है, ये डब्ल्यूबीसी बच्चों। ठीक है, डब्ल्यूबीसी अकाउंट लेकिन 6000 से 11000। ठीक है,
रक्त के घटक जो है ये है। इन कारकों में आरबीसी एक मुख्य घटक है जिसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्लस कोबालेमाइन का कार्य कोबालेमाइन करती है। ठीक है, क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने का काम करता है और इसको ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, कोबालेमाइन करता है। ठीक है, आरबीसी की सतह पर एंटीजन स्थित होते हैं जो कि फॉरेजन एंड अगेंस्ट क्रिया करके एगुलेशन कर देते हैं। ठीक है, आरबीसी की सतह पर कौन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फॉरेन अगेंस्ट कोई भी आता है, फॉरेन बॉडी अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो उसके क्या करते अगेन क्या करते हैं, क्रिया करके एगुलेशन की प्रोसेस कर देते हैं और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। रक्त संबंधी डिसऑर्डर मुख्य प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रक्त संबंधी डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आरबीओ इनकम्प्लेबिलिटी और एक होता है आरएच इनकम्प्लेबिलिटी। ठीक है, एबीओ इनकम्प्लेबिलिटी क्या होता है, एबीओ इनकम्प्लेबिलिटी क्या होता है, देखेंगे आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन उपस्थित होते हैं जो कि रक्त समूह के प्रकार का निर्धारण करते हैं। अर्थात आरबीसी की सतह पर यदि एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो रक्त समूह कौन सा होगा, होती है तो रक्त समूह ए प्रकार का होता है। ठीक है, तथा इसमें एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी प्रकार का होगा और एंटीबॉडी कौन से प्रकार की होगी, ए प्रकार की होगी। ठीक है, यदि आरबीसी की सतह पे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ प्रकार का होगा। कौन से प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप ओ प्रकार का होता है तथा रक्त में जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, ए बी प्रकार की होती है। इसलिए कौन सा होता है, सबसे सर्वाधिक दाता होता है, सर्वाधिक दाता होता है, सबको दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा यदि आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए है, ए तथा बी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी प्रकार का होगा तथा इसमें कोई भी क्या होगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए सर्वाधिक ग्राही यानी कि सबसे ज्यादा लेने वाला यही होता है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। इसके बाद में देखेंगे एबीओ इनकम्प्लेबिलिटी से तात्पर्य, एबीओ ग्रुप जब समान हो तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। ब्लड ग्रुप जब समान होता है तो ब्लड ग्रुप क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जाता है। ब्लड ग्रुप यदि समान होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लड को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ए ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए, यहाँ पे ए लिखेंगे ना, ए करेंगे इसको बी को, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, लेकिन असमान रक्त समूह जैसे ब्लड ग्रुप ए का रक्त ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया सकता है। ब्लड ग्रुप समान होगा, यदि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है तो उसको ए वाले ग्रुप व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन यदि बी वाले को ट्रांसफर करना है, ए वाले को बी वाले को ट्रांसफर करना तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, अलग ग्रुप होता है। परिणाम क्यों नहीं किया जा सकता है ट्रांसफर, परिणाम इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि रक्त समूह ए के व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बी होती है और रक्त समूह बी के अंदर जो एंटीजन जो होता है वो क्या हो जाता है, रक्त समूह बी के अंदर एंटीजन क्या होता है, बी हो जाता है, जिससे एगुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, जिससे क्या होता है, एगुलेशन की प्रक्रिया, रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त में प्लाज्मा सेल आरएच इनकम्प्लेबिलिटी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले रक्त समूह की जांच करनी पड़ती है। ठीक है, यदि आपने किसी पर्सन को ए वाले पर्सन को बी वाला ब्लड चढ़ा दिया तो बी वाला ब्लड चढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा, यदि ए वाले की जो एंटीबॉडी जो होगी बी, वो क्या करेगी, बी वाला जो ग्रुप है उसकी जो उसके जो एंटीजन है, एंटीजन के साथ में क्रिया कर जाएगी और रेगुलेशन की प्रोसेस कर देंगे, थक्का बनाने का काम कर देगा। थक्का बनाने की क्या करेगा, बॉडी के अंदर जगह जगह रक्त के थक्के बन जाएंगे, सांस लेने में परेशानी, इरिटेबिलिटी होने लग जाएगी पेशेंट को, इरिटेड होने लग जाएगा पेशेंट। इसलिए क्या हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच करनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो उसके बाद में देखेंगे आरएच इनकम्प्लेबिलिटी किसे कहते हैं। सर्वप्रथम रेशिस बंदर के रक्त में ब्लड की सतह पर एक विशिष्ट प्रकार के एंटीजन की खोज की थी जिसे आरएच फैक्टर या एंटीडी कहते हैं। ठीक है, ये कौन से बंदर से मिला, रेसिस नाम का एक बंदर था उसके द्वारा मिला था। उसकी आरबीसी की सतह पर ये विशेष प्रकार का एंटीजन मिला था जिसे आरएच फैक्टर या एंटीडी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी की सतह पर यदि आरएच कारक उपस्थित होता है तो व्यक्ति क्या होता है, आरएच पॉजिटिव होता है, और यदि आरबीसी की सतह पर आरएच कारक अनुपस्थित होता है तो व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है, आरएच नेगेटिव होता है। आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति आधार पर ब्लड ग्रुप निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, यदि आरएच कारक प्रेजेंट है आरबीसी की सतह पे तो वो पॉजिटिव ग्रुप होगा, और यदि आरएच जो कारक है वो आरबीसी की सतह पर अनप्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा, आरएच नेगेटिव कहलाता है। आरएच कारक उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप निम्न प्रकार के होते हैं। आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। देखेंगे आरएच कारक यदि उपस्थित है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव कर रखा है बच्चों, इसको पॉजिटिव करेंगे। आरएच कारक अनुपस्थित है तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे। आरएच कारक उपस्थित है तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। आरएच कारक अनुपस्थित है तो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। आगे समझ में,
उसके बाद देखेंगे हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है? वह रोग जो यौन संपर्क के कारण फैलता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती है। ठीक है, ये निम्न प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, ये कौन थी? कॉन्डेलॉन एक्यूमिनेटम। ठीक है, ये रोग जो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है, शरीर में मधुमेह की उपस्थिति होती है, जननांगों में संक्रमण हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, गर्भधारण होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? जननांगों पर पेपिल्स का निर्माण हो जाता है, पपोलों में पीड़ा व जलन होती है। पेपिल जो बनते हैं पपोलों में पीड़ा व जलन होने के बुखार आता है और रक्तस्राव होने लग जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या करेंगे आप लोग? वीडीआरएल टेस्ट कराएंगे। ठीक है, योनि का परीक्षण करेंगे और बायोप्सी टेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रबंधन किस तरीके से करेंगे आप लोग? एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, कीमोथेरेपी, क्रायोथेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे और सर्जिकल एक्सिजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे आप लोग काइमेडियल इन्फेक्शन। ये जो होता है, ये काइमेडियल इन्फेक्शन जो होता है किसकी वजह से? या ये रोग काइमेडियल और ट्रैकोमाइटिस के कारण होता है ये रोग, जो अन्य रोग। ठीक है, इसकी वजह ये किसकी वजह से? अरक्षित असुरक्षित यौन संबंध की वजह से होता है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण होता है, वेश्यावृत्ति की वजह से होता है, एक से अधिक लोगों के साथ में यौन संबंध बनाने की वजह से किया जाता है, ये वाला रोग काइमेडियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? शरीर से डिस्चार्ज, बुखार आएगी, जिन्नांगी, मांग में पीड़ा होगी, शारीरिक कमजोरी देखने को मिलेगी। निदान में क्या करेंगे? डायग्नोसिस में आप लोग कल्चर टेक्निक टेस्ट करेंगे, योनि का परीक्षण करेंगे, शारीरिक अवलोकन करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक ड्रग्स लेंगे जैसे टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग करेंगे, शारीरिक सुस्तता की देखभाल करेंगे, एक ही सेक्सुअल पार्टनर होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे गोनोरिया। गोनोरिया भी एक डिजीज है, ये भी क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये भी रोग जीवाणु जनित है, जो कि नाइजीरिया गोनोरी के कारण होता है। साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं? इसमें ज्वर की उपस्थिति, फीवर आता है, अस्थियों में जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है, उदरीय पीड़ा देखने को मिलती है, मूत्र में जलन देखने को मिलता है, डायसूरिया देखने को मिलता है, मूत्र का ठहराव देखने को मिलता है, योनि में खुजली होती है और योनि में इन्फेक्शन होने का देखने को मिलता है गोनोरिया में। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप लोग? कल्चर टेस्ट कराएंगे, वीडीआरएल टेस्ट कराएंगे, योनि परीक्षण करेंगे, स्वाब टेस्ट कराएंगे। मैनेजमेंट में क्या करेंगे आप लोग? एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे और शारीरिक सुस्तता की देखभाल करेंगे। आगे समझ में बच्चों क्लियर? उसके बाद देखेंगे हम लोग कैनक्रोइड। कैनक्रोइड क्या होता है? ये रोग भी क्या होता है? हेमोफिलस डायसीरियासिस के कारण होता है। ठीक है, लक्षण क्या हो जाएंगे? जड़ देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, पेरिनियल पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, पीड़ा देखने को मिलेगी। इसके लिए भी क्या करेंगे आप? वीडीआरएल टेस्ट कराएंगे। ठीक है, कल्चर टेस्ट कराएंगे, योनि परीक्षण करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे। प्रबंधन में आप लोग उसको क्या करेंगे? एंटीबायोटिक डोज यूज करने का उपयोग बताएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे एड्स के बारे में देखेंगे। ये रोग क्या है? एचआईवी रोग के कारण एचआईवी वायरस के कारण फैलता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? यौन संपर्क के द्वारा फैलता है, रक्त स्थानांतरण के द्वारा फैलता है, मां से शिशु में रक्त ट्रांसफर होने की वजह से फैलता है और ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से फैलता है एड्स रोग। ठीक है, साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? फीवर देखने को मिलेगा, शारीरिक थकान देखने को मिलेगी, गले में संक्रमण देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, शारीरिक भार में कमी देखने को मिलेगी और अन्य रोगों की के रोग कारकों के संक्रमण देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप लोग? साइलेंट सिम्टम्स और डायग्नोसिस में आपने क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, लक्षणों का परीक्षण करेंगे, रक्त परीक्षण करेंगे और आईएफए टेस्ट करेंगे। ठीक है, एलाइजा टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं एड्स के लिए ना, एचआईवी का पता लगाने के लिए एलाइजा वगैरह टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैनेजमेंट क्या करेंगे? एड्स रोग का बचावी उपचार है, अतः लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे, जागरूक करेंगे। ठीक है, एड्स जो है वो क्या है? बचावी उपचार है, बच करके रहोगे तो आप लोग उपचार कर रहे हो अपना। ठीक है, लोगों को ये बताना है कि रोग का संक्रमण यौन संबंध से होता है। कॉन्डम्स का उपयोग को बढ़ावा देना है, यदि आप किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं तो कॉन्डम्स का उपयोग का बढ़ावा देना। प्रत्येक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से एचआईवी की जांच करनी है। ठीक है, बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एचआईवी की जांच करना बहुत जरूरी है। लोगों का नियमित एचआईवी असेसमेंट करना जरूरी है। एंटीनेटल विजिट के दौरान मां का एचआईवी परीक्षण करना बहुत जरूरी है और एंटीबायोटिक थेरेपी का उपयोग करना चाहिए। यानी एंटीनेटल विजिट पे आ रही है मदर तो उसका एचआईवी बहुत जरूरत चेक करना जरूरी है, ताकि क्या हो कि बच्चे के अंदर सफर ना हो फ्यूचर के अंदर, ताकि हम लोग क्या करें? प्रेगनेंसी उसी समय टर्मिनेट करके खत्म कर दें, नहीं तो बाद में जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी एचआईवी पॉजिटिव पैदा होगा। आया समझ में? उसके बाद देखेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कौन कौन सी होती है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है देखेंगे। पेल्विक में निम्नलिखित ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं: फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, सर्विक्स और गर्भाशय। यदि इन अंगों में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। यदि फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, सर्विक्स और गर्भाशय में इनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहलाती है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कारण क्या कहते हैं? जीवाणु जनित संक्रमण के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्यूडोमोनास के कारण भी हो सकता है। ई कोलाई या स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस या ई कोलाई
ई कोलाई की स्ट्रेप्टोकोकस के कारण हो सकता है, कोकाई के कारण हो सकता है, ई कोलाई और स्यूडोमोनास के कारण हो सकता है। ठीक है, कारण ठीक है, मूत्री मार्ग में संक्रमण के कारण हो सकता है, योनि में संक्रमण के कारण हो सकता है, गर्भपात हो जाने के कारण भी हो सकता है, गर्भकालीन संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, शारीरिक अस्वस्थता के कारण भी हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का उपयोग करने के वजह से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा लक्षण क्या क्या देखने को, पेल्विक क्षेत्र में पीड़ा का अनुभव होगा, ज्वर की उपस्थिति देखने को मिलेगी, जी घबराना देखने को मिलेगा, मूत्र विसर्जन के दौरान पीड़ा होगी, कब कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, मूल उत्सर्जन के दौरान मल उत्सर्जन के दौरान भी पीड़ा देखने को मिलेगी, मल उत्सर्जन के दौरान पीड़ा। ठीक है, मल उत्सर्जन के दौरान भी क्या देखने को मिलेगा, पीड़ा देखने को मिलेगी। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप, योनि परीक्षण करेंगे, आंतरिक अंगीय परीक्षण करेंगे, एक्सरे कराएंगे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और गामा टेस्ट कराएंगे, गामा रजक टेस्ट का गामा रेडियन टेस्ट जो होता है ना वो करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कौन कौन सी, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, गर्भाशय की मांसपेशियों में सबसे आंतरिक मार्ग जो होती है एंडोमेट्रियम होती है, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, जो गर्भाशय होता है, यूट्रस की जो इंटरनल लेयर जो होती है एंडोमेट्रियम, उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एंडोमेट्राइटिस कहलाता है। ये किस किस कारण से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, गर्भपात की वजह से भी हो सकता है, और सेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं जब बेबी डिलीवर्ड कराने के समय पे सेप्टिक टेक्निक यूज करते हैं उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्टिव जो टेक्निक्स होती है ना, हर कोई सा इंस्ट्रूमेंट ले लिया, अनस्टाइल इंस्ट्रूमेंट यूज में ले लिया, तो उसकी वजह से भी कर सकती है, ये क्या हो सकती है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सर्विसाइटिस भी हो सकता है, सर्विसाइटिस क्या होता है, गर्भाशय के निचले भाग से सर्विक्स होता है, सर्विक्स के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो सर्विसाइटिस कहलाता है। कारण किस वजह से, मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से होता है, अनहाइजीनिक बॉडी सिचुएशन की वजह से भी, अबॉर्शन के यूज ऑफ सेप्टिक टेक्निक की वजह से भी ये प्रॉब्लम सर्विसाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, साल्पिंजो ऑफराइटिस, साल्पिंजो ऑफराइटिस के गर्भाशय किनारों में फैलोपियन ट्यूब निकलती है जो कि दोनों और अंडाशय से जुड़ी होती है, यदि इन भागों में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो क्या बोलते हैं, साल्पिंजो ओम्फेंटाइटिस क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओफेंटाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है वो आइट साइड से निकलती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, साल्पिंजो ओम्फेंटाइटिस कहलाता है। ठीक है, सेल्फिंजियोस्टाइटिस का मतलब होता है फैलोपियन, ओम्फाइटिस का मतलब होता है अंडाशय संक्रमण, यदि फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है तो वो क्या कहलाता है, साल्पिंजियो ऑपराइटिस कहलाता है। ठीक है, लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, जी घबराना देखने को मिलता है, शरीर का हृदय दर्द जो होती है, हृदय की दर्द जो होती है, हृदय की दर्द जो होती है वो क्या होती है, तीव्र हो जाती है, हृदय की दर्द जो होती है वो तीव्र हो जाती है, हृदय की तीव्र हो जाना, उदर के निचले भाग में पीड़ा दिखाई देने लगती है, मानसिक स्त्राव की पूर्व पीड़ा होती है, श्रोणि में पेरिटोनियम में संक्रमण होता है, योनि में स्त्राव होना देखने को मिलता है, ज्वर की उपस्थिति देखने को मिलती है, सर्विक्स में सूजन देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलता है, नपुंसकता देखने को मिलती है, एंडोमेट्रियल सेल की डेथ देखने को मिलती है, ब्लड सप्लाई का बढ़ना देखने को मिलता है, गर्भाशय वाहिकाओं में थ्रोम्बोस का निर्माण होने का देखने को मिलता है। ठीक है, ये लक्षण देखने को, प्रबंधन में क्या करेंगे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी के डिजीज के बचाव तो निम्नलिखित उपाय करेंगे, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे, आप लोग मल्टीपल सेक्स पार्टनर से कांटेक्ट नहीं करना है, शारीरिक स्वच्छता की देखभाल करनी है, रोगों की संक्रमण हो जाने के पश्चात तुरंत उपचार लेना है आपको। ठीक है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलावा क्या करेंगे, एंटीबायोटिक के उपयोग द्वारा जीवाणु संक्रमण का उपचार करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, क्लिंडामाइसिन वगैरह लेंगे, पस का निर्माण है तो उसका ड्रेनेज वगैरह टेक्निक के द्वारा उसका ड्रेनेज करेंगे, दर्द निवारक औषधि का यूज करेंगे, ज्वरनाशक औषधि का यूज करके शरीर का ताप नियमन करेंगे, अबॉर्शन है तो उपयुक्त टेक्निक का उपयोग करेंगे। क्लियर, थैंक यू।